नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेट्स स्टार्ट। यस सर। So in the last class we have discussed up to the chapter of supply and after that we have discussed like chapter place of supply। सबसे पहली बात कि place of supply के चैप्टर में हमें सेक्शन नंबर 7 से लेकर 14 तक जाना है और वो भी IGST एक्ट के। सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से बता दूं, सप्लाई हमारी इंट्रा है या इंटर, ये निर्भर करता है ओरिजिन ऑफ सप्लाई एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ सप्लाई देखा जाता है सेक्शन नंबर 2 के द्वारा और जो डेस्टिनेशन है उसको देखने के लिए हमारे पास आते हैं सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। 10 और 11 गुड्स के संबंध में बात करते हैं, जबकि 12 और 13 आपके सर्विस के संबंध में बात करते हैं। अगर ये दोनों के दोनों बिंदु ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो अगर आपका एक स्टेट या यूटी में पड़ते हैं फिर तो आपकी सप्लाई बनती है इंट्रा स्टेट, नहीं तो फिर उसे अदरवाइज अगर अलग अलग स्टेट या यूटीज में पड़ता है तो फिर उसे हम इंटर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके लिए बताते हैं सेक्शन नंबर 7 इंटर स्टेट बनेगी। सेक्शन नंबर 8 बताता है कि कब ये आपकी इंट्रा स्टेट बनाई जाएगी। सेक्शन नंबर 9 TWI के संबंध में अपनी बात करके चलता है। उसके बाद में अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 12 और 13 करके। ध्यान दीजिएगा, ये सर्विस सेक्टर के संबंध में है और ये रटने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली बच्चन को रटता है कि यार ये रट के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। सेक्शन नंबर 12 आपका तब लगाया जाता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों पार्टी एंटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। सेक्शन नंबर 13 आपका तब लगाया जाता है जब एनी ऑफ द पार्टी या बोथ द पार्टीज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होती हैं, तो इस 13 की हम बात करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड के तौर पे बताना चाहूंगा यहां पर आकर। आप आओ जरा LMS की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 12 और 13 की छोटी सी बैकग्राउंड मैंने आपको बतानी है। सेक्शन नंबर 12 और 13 की बैकग्राउंड। यस, ये तो बात हो गई एप्लीकेबिलिटी की। और दूसरी बात आती है, छोटी सी बात बताइए, जब झगड़ा अपनों के बीच में होता है तो हम थोड़े से पक्षपात कर लेते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करनी चाहिए। जब झगड़ा अपनों के बीच में होता है तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो भी डिसीजन है, जो भी झगड़े का सोल्यूशन है वो पक्षपात रहित कर देना चाहिए। ऐसे ही यहां पर जब दोनों पार्टीज टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया के अंदर मौजूद हैं तो हमें अपना जो फैसला देना होगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना होगा, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से और नेचुरल तरीके से करना होगा, क्योंकि जिस स्टेट में जाके डेस्टिनेशन पड़ेगा उस स्टेट को आधा शेयर GST में मिलने वाला है। ठीक है सर जी, तो इसको डिटरमिन करने के लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं। पहला रूल ये कहता है, पहला नियम ये कहता है, ये क्रक्स है आपके सेक्शन नंबर 12 और 13 का। तो पहले नियम के मुताबिक अगर आपको कोई किसी प्रकार का क्लू नजर आता है कि देखो दिस इज द कंजम्पशन प्लेस ऑफ सर्विसेज, तो फिर वो हम वहां पे लेके चलते हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जा रही है तो हमें पता होता है कि कंस्ट्रक्शन की सर्विस वास्तव में कहां पर कंज्यूम हुई है, तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है वहां पर उसका कंजम्पशन प्लेस बन जाता है। रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में हमें पता लग जाता है, इवेंट के संबंध में पता लग जाता है कि वेयर द इवेंट इज हेल्ड। अगर हमें कोई इस प्रकार का ना पता हो, नियम कानून ना पता हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें आता है हमारा दूसरा नियम। यहां पर हमने देखना होगा कि ट्रांजैक्शन हमारी B2B है या B2C है। B2B ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो चेक करो क्या वो ITC ले पा रही है। अगर वो ITC ले पा रही है तो वास्तव में यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल होता क्या है, मान के चलिएगा, जैसे मैं आपसे बात करके चलूं कि अगर B2B ट्रांजैक्शन होती है तो जहां पर रेसिपिएंट आदमी जो होगा वो अपने किताबों में ITC बुक कर लेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी यहां पर GST लगेगा, तो यहां से GST सप्लायर से पे हुआ, रेसिपिएंट उसे अपनी किताबों में बुक कर लेता, तो वास्तव में B2B ट्रांजैक्शन के अंदर सरकार को कोई किसी प्रकार के रेवेन्यू की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि गया और आया। और ऐसा रेवेन्यू 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा इसमें कोई बंटवारा होता नहीं है। बंटवारा तभी होता है जब ट्रांजैक्शन आपकी B2C होती है, या ऐसे बोल के चलूं कि जब रेसिपिएंट को ITC अवेलेबल नहीं होता है तब पैसा वो सरकारी फंड में रुकता है, क्योंकि
गया लेकिन सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिला तो वो पैसा रुका, और जो पैसा रुका वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है। तो जहां पर बंटने का कोई नंबर ही नहीं है, किसी को कोई वास्तव में रेवेन्यू की प्राप्ति हो ही नहीं रही क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी किताबों में क्रेडिट बुक कर लिया है, तो वैसे वाले मामले में ऑलवेज 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 हम रेसिपिएंट की जो लोकेशन होती है वहां पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनाकर चलते हैं, और जहां पर रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, B2C ट्रांजैक्शन होती है, उस वाले मामले के अंदर बड़ा केयरफुली एक्चुअल बेस पर हमें जो दिख रहा है उसके आधार पर प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में अगर ये आ गया जी अपना B2C ट्रांजैक्शन अगर होती है तो यहां पर वास्तविकता में बटेगा, तो वहां चेक करो, अगर आपको रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो वहां पर लेके चलेंगे, अगर रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पता है तो जहां सप्लायर की लोकेशन है वहीं पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमारी किस तरह से बातें करी जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है इसमें रेज्यूडरी प्रोविजन। रेज्यूडरी प्रोविजन के अंदर यही बोला गया है कि अगर आपको रेसिपिएंट की लोकेशन पता है, रेज्यूडरी प्रोविजन तब लगेगा जब किसी सर्विस के लिए कोई अदरवाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने की बात ना कर रखी हो। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं कि अगर रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो अच्छी बात है, और अगर रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पता है तो फिर सप्लायर की लोकेशन पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस के अंदर जैसे कि होटल अकोमोडेशन की सर्विस हो गई, हाउस बोट की सर्विस हो गई, क्रूज वेसल की सर्विस हो गई, कंस्ट्रक्शन की, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट की, ये जो सर्विस होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होती है। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक हमें पता लग जाता है कि वेयर द सर्विस इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, दैट इज वेयर द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो वहां पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अपना बना दिया जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ये भी आती है कि अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज इंडिया के अंदर है, सप्लायर भी यहीं पर है, रेसिपिएंट भी यहीं पर है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बाहर जा रही है ऐसे निकल के, तो इस वाले मामले के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई तो नेचुरली बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार के लिए शर्म वाली बात यह आ जाती है कि दोनों पार्टी भाई साहब यहीं पर हैं, उसके बावजूद भी प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर चला गया, कंजम्पशन प्लेस बाहर चला गया, तो आप जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक तरह से यू टर्न मार दिया, और यू टर्न मार के बोला कि ठीक है, ऐसे वाले मामले के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई को घसीट कर रेसिपिएंट की लोकेशन पर हम लेकर आ जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं और ये मोर देन 1 स्टेट में आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं और रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो 4 स्टेट में होकर निकल रहा है, तो उस केस के अंदर हम देखेंगे कितनी रोड किस स्टेट के अंदर बन रही है, उसके आधार पर एक प्रपोर्शन बनाएंगे और उस पूरी की पूरी सर्विस को प्रपोर्शनेट करने के बाद में जिस स्टेट का जितना प्रपोर्शन बनता है उसको उस हिसाब से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उसको उसका शेयर दे दिया जाएगा। वैसी वाली बात यहां पर बोली जाती है। आगे आती है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के अंदर हम बात करके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस बेसिकली होती है रेस्टोरेंट की, केटरिंग की, पर्सनल ग्रूमिंग की, फिटनेस की, हेल्थ क्लब की, एटसेट्रा की। तो यहां पर आकर सबसे पहले चेक कीजिए ट्रांजैक्शन B2B है या B2C है। यहां पर सर कुछ नहीं बता रखा, प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ इन्होंने बता रखा है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस जो होगा वही यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी ट्रेनिंग क्लासेस की हम बात करके चलते हैं, तो वहां पर 2 बातें हैं, B2B या B2C। अगर वो B2B है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, अगर क्रेडिट उसको अवेलेबल हो जाएगा तो वैसे वाले मामले के अंदर हम क्या बोलेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर सामने वाली पार्टी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा है, B2C सिचुएशन है, तो फिर वहां पर वो जो फंड सरकार को जाएगा वो सरकार की फंड में रुक जाएगा क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं मिला और वो वास्तव में बटेगा, तो वास्तव में बटेगा तो ट्रीटमेंट भी इसका वास्तविक यानी कि नेचुरल ही होना चाहिए। तो B2C के अंदर एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की हम लोग बात करके चलते हैं। सर ऐसा कैटेगराइजेशन ऊपर क्यों नहीं किया गया, यहां पर B2B या B2C जैसी बातें क्यों नहीं करी गई? अगर यहां पर भी B2B या B2C जैसी बातें होती तो क्या होता, यहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाती और यहां पर आपका जो नेचुरल प्लेस ऑफ सप्लाई है वो निकल के आता। B2B की बात यहां इसलिए नहीं करी गई है, क्यों? क्योंकि ये वो सर्विसेज हैं जिनका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के मुताबिक क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो भले ही B2B ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, अल्टीमेटली तो हमें यह देखना है कि क्रेडिट मिला या नहीं मिला। सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वास्तव में ये बटेगा सरकारों के बीच में बटेगा, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो नेचुरल ही होना चाहिए। तो अगर ये B2B हुआ तब भी आपका आंसर यहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं बल्कि ये रहेगा, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेट हमें ये देखना है कि क्रेडिट आगे लिया गया या नहीं लिया गया, इस आधार पर हम अपनी बात करके चलते हैं। इवेंट लिंक्ड सर्विस की बात करते हैं, अगर इवेंट एडमिशन संबंधी सर्विस है, अगर आप इवेंट का टिकट लेके चल रहे हैं तो वहां पर जहां इवेंट आपकी रखी गई है उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, वैसे करके बात करी जाती है मालिक।
लेकिन इसके अंदर भी B2B या B2C जैसा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सर्विस का भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के मुताबिक ITC अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण से अब चाहे आपकी ट्रांजैक्शन B2B हो या B2C हो, लोकेशन ऑफ इवेंट ही आपकी ऑलवेज निकल के आएगी। लेकिन इवेंट लिंक्ड सर्विस जो होती है वहां पर अगर ट्रांजैक्शन B2B होती है तो वहां रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए यहां पर क्लासिफिकेशन आ गया B2B एंड B2C। B2B है तो ऑलवेज रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी। अगर B2C की बात करते हैं तो वहां पर लोकेशन ऑफ द इवेंट जो नेचुरली अपना सर्विस का कंजम्पशन प्लेस है वो यहां पर ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जैसे यूटर्न की बात करी जाती है कि अगर दोनों पार्टी सप्लायर एंड रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया के अंदर हैं लेकिन इवेंट इंडिया के बाहर रखी जा रही तो नेचुरल ट्रीटमेंट के मुताबिक प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर पहुंच जाएगा। और फिर बेइज्जती वाली बात होगी कि बोथ द पार्टी सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इन्होंने इसको यूटर्न दिया और यूटर्न देकर बोला कि ऐसे वाले मामले के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई को घुमा के यूटर्न देकर हम रेसिपिएंट की लोकेशन पर लाके खड़ा कर देंगे, वैसी वाली बात बोल दी जाती है। अगर मान लीजिए इवेंट मल्टीपल स्टेट के अंदर हो रही है तो फिर हम क्या करके चलते हैं कि जिस स्टेट में जितनी भी इवेंट हमारी हो रही है उसके आधार पर एक रीजनेबल रेशो अपना अडॉप्ट करेंगे, उसके आधार पर स्टेट के बीच में रेवेन्यू को बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके बाद में मल्टीपल लोकेशन डोमेस्टिकली आती तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शन यहां पर किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हम करके चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ऐसी है जिसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो वहां पर रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो ऑब्वियस सी बात है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन आपकी B2C यहां निकल कर आ रही है तो वैसे वाले मामले के अंदर नेचुरली जो बनता है वहां पर लेके चलेंगे। तो हमारे सामने दो सिचुएशंस यहां पर निकल के आती हैं कि अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो जहां से ट्रक में लोडिंग हुई वहां से पर मानोगे कंजम्पशन प्लेस या जहां पर डेस्टिनेशन हुआ वहां पर मान के चलोगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें बोला गया पिकअप पॉइंट या लोड पॉइंट, जहां से जिस स्टेट से ट्रक में माल चढ़ाया गया है उस स्टेट के अंदर उसका कंजम्पशन प्लेस मानकर चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं कि मान के चलिए अगर डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर निकल के जा रहा है, अगर ट्रक से माल गया और इंडिया के बाहर चला गया, किसी बाई एयर भी अगर आपका चला जाता है इंडिया के बाहर जाता है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में बात की जा रही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली जा रही है। और हम हमेशा से जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम से कम होनी चाहिए या एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। इसलिए इस पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगी उस पर प्रैक्टिकली जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन नेचुरल प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा कि जहां से लोड हुआ है माल वो लोड पॉइंट ही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जिससे कि जीएसटी लगने की नौबत आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वाले मामले के अंदर चूंकि हमारा टारगेट ये है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि जहां पर गुड्स का डेस्टिनेशन है यानी कि जो अब्रॉड की बात कर रहे हैं वहां पर आकर हम बात अपनी कर पाएंगे। अगर इसी को आप इंपोर्ट के एंगल से देख के चलो तो इंपोर्ट को हम ऑलवेज महंगा करके चलते हैं। इंपोर्ट में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी लगना चाहिए। तो अगर बाई एयर बाई वेसल जैसे मर्जी करके अगर इंपोर्ट की बात करी जा रही है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स पे रखवाया जाएगा। जहां पर भी गुड्स का डेस्टिनेशन है वहीं पर ही सर्विस का भी डेस्टिनेशन माना जाएगा। बाय कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल ट्रेड कि इंपोर्ट आपका महंगा होना चाहिए, एक्सपोर्ट आपका सस्ता होना चाहिए। इसलिए यहां पर एक नोट अपना ये लिखवा दिया जाता है, एक प्रोवाइजो यहां पर ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ये बात B2C के मामले में ही रखी जाएगी क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन भले ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो लेकिन अगर ट्रांजैक्शन B2B सिचुएशन में आ रही है तो रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। और रेसिपिएंट को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आपका ये स्पेशल केस लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बेसिकली केयर वहां करनी है जहां ट्रांजैक्शन आपकी B2C आ रही है। अदरवाइज B2B में तो ऑलवेज आंखें मूंद कर आप रेसिपिएंट की लोकेशन पर जा सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा B2B ट्रांजैक्शन हो प्लस रेसिपिएंट ITC लेने का हकदार हो, अर्थात उसका ITC ब्लॉक ना हो तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ऑलवेज रेसिपिएंट की लोकेशन। अदरवाइज B2C ट्रांजैक्शन में ये कहूं कि रेसिपिएंट को ITC नहीं मिलना है, वहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना चाहिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में बात करके चलते हैं तो यहां पर बोलता है कि भैया अगर B2B ट्रांजैक्शन तो रेसिपिएंट की लोकेशन ऑलवेज आई जाएगी। B2C ट्रांजैक्शन है तो गुड्स के केस में था लोडिंग पॉइंट और यहां पर आएगा पैसेंजर के लिए बोर्डिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोर्डिंग पॉइंट पता नहीं चलता है, कोई कूपन वगैरह आपने जीत लिया है ट्रेवल टू स्विट्जरलैंड लाइक, लेकिन ये नहीं पता कि आपकी जर्नी कहां से शुरू होगी। तो वैसे वाले मामले के अंदर रेज्यूडरी प्रोविजन आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा, 12(2) यहां पे लगवा दिया जाएगा। ऑनबोर्ड सर्विस के अंदर गुड्स की भांति यहां पर भी फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस, यात्री के चढ़ने का नहीं, पैसेंजर बोर्डिंग के प्लेस की बात नहीं कर रहा, जहां से कन्वेंस की शुरुआत हुई है वहां पर इसका लिया जाता है ऑनबोर्ड सर्विसेज का, जो कि यात्रा के दौरान सर्विसेज आपको दी जाती हैं उनके संबंध में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए
कोई फिक्स्ड डिवाइस आपकी वहां पर है, जैसे वाईफाई की सर्विस है या फिर मान लीजिए कोई पीएनटी फोन है आपका, तो वैसी वाली टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की हम बात करके चलते हैं, छतरी वतरी लगी हुई है जो सिग्नल को रिसीव करके चलती है, तो जहां पर डिवाइस की लोकेशन होगी वहां पर सर्विस को हम मानकर चलते हैं कि ये इसका कंजम्पशन प्लेस आ जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती है तो फिर हमें देखना होगा कि हम सपोज करो मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो वहां पर पोस्ट पेड कनेक्शन है कि प्रीपेड। अगर पोस्ट पेड कनेक्शन तो बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, और अगर प्रीपेड कनेक्शन है तो वहां पर देखना पड़ेगा कि रिचार्ज आपने कहां से कराया है। अगर आपने मैनुअल रिचार्ज करवाया है तो जिस स्टेट में आपने रिचार्ज करवाया है वो आपका यहां पर बना दिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे करके, और ऑनलाइन रिचार्ज के संबंध में जो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी उसी को यहां पर कंसीडर किया जाता है। स्पेसिफाइड सर्विस की बात करते हैं, बैंकिंग कंपनी की सर्विस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर हम क्या करके चलते हैं, अगर रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो वो लेके चलेंगे, नहीं पता है तो वो अपना सप्लायर की लोकेशन पर बना दिया जाएगा। जैसे फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन होती है तो बंदे का बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे वाले हालात के अंदर बैंक की ब्रांच को नहीं पता होता रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है, तो वहां पर सप्लायर की लोकेशन यानी कि बैंक की ब्रांच की लोकेशन को ही अपना लिया जाएगा। लेकिन अगर सर्विस अकाउंट होल्डर को दी जा रही है तो वहां बैंक को आपका एड्रेस पता है तो रेसिपिएंट की लोकेशन पे ही हम बात करके चलते हैं, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। इंश्योरेंस सर्विस के अंदर ट्रांजैक्शन B2B है तो ऑलवेज रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी। अगर B2C ट्रांजैक्शन तब भी, अब कोई क्लू तो है नहीं आपके पास में कि भाई सर्विस यहां पर कंज्यूम हुई, लेकिन यह पता है कि B2C ट्रांजैक्शन के केस में भी इंश्योरेंस कंपनी को रेसिपिएंट की लोकेशन पता होती है, तो उस वाले मामले के अंदर भी रेसिपिएंट की लोकेशन ही अपनी यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगी, यानी कि बोथ केस के अंदर रेसिपिएंट की लोकेशन ही आपकी निकल के आएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। एडवर्टीजमेंट सर्विस की बात करके चलते हैं तो वहां पर जैसे गवर्नमेंट को कोई कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस देके चलती है, तो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा वो अपना रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर उसको हम डिसाइड करके चलते हैं, डिवाइड करके चलते हैं, जहां पर भी होर्डिंग वोर्डिंग लगाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए होर्डिंग लगाए गए 3 स्टेट के अंदर, तो तीनों स्टेट को इसका बेनिफिट मिलेगा, और उसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो IGST रूल्स के मुताबिक वेरियस काइंड्स ऑफ प्रपोर्शंस आपको बता रखे हैं, वैसे करके बात करी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 आपका एप्लीकेबल मालिक तब होता है जब कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी इंडिया के बाहर होती है, तो सेक्शन नंबर 13 की हम लोग बात करके चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इंटरनेशनल बेसिकली ट्रांजैक्शन आपकी हो रही होगी, तो इसमें चूंकि झगड़ा हमारा परायों से है, विदेशियों से है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर थोड़ा पक्षपात हम करके चलेंगे। जब देश की, इंडिया की और किसी बाहरी कंट्री की बात हो रही होगी तो पक्षपात करके चलेंगे। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई सर्विस 99% इंडिया के बाहर और इत्तू सी 1% भी अगर इंडिया के अंदर आ जाती है तो उस सर्विस को पूर्ण रूप से इंडिया के अंदर ही प्रोवाइड कराया हुआ माना जाएगा, वैसे करके यहां पर बोल दी जाती है बात मालिक। ठीक है जी, तो पूरी सर्विस यहीं पर प्रोवाइड करा दी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक बात और निकल कर आती है कि मान लीजिए जो सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कराई हुई मानी गई, अब वो मल्टीपल स्टेट में प्रोवाइड कराई गई है इंडिया के अंदर, वो 1% जो था वही मान लीजिए 0.5 एक स्टेट में, 0.25 एक स्टेट में, 0.25 एक स्टेट में, तो फिर स्टेट के अंदर हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे। स्टेट में जो उनका नेचुरल रेशियो, जिस स्टेट में जितनी बांटी गई है उसके हिसाब से बांट दिया जाएगा। यानी कि पहले तो सबसे पहले ये मानेंगे कि होल सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन परफॉर्म्ड इन इंडिया, और इंडिया में जब मान लिया गया तो फिर उसको रेवेन्यू को बांटने के लिए जो अगर मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व है तो उनके बीच में जो नेचुरल प्रोपोर्शन उनका बनता है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां पर B2B जैसी कोई बात नहीं करी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान आप रख के चलिएगा। B2B जैसी कोई बात नहीं, बिकॉज यहां पर ट्रांजैक्शन आपकी इंटरनेशनल है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट करे तो सामने वाली व्यक्ति जो है वो आपका रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता इंडियन GST के अंदर, तो वैसी वाली यहां पर कोई बात नहीं करी जानी है। तो उसके बाद यहां पर बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2, जो आपका रेज्यूडरी सेक्शन यहां पर आता है सबसे पहले। उसके बारे में वही कॉमन प्रोविजन सेक्शन 12 की तरह रेसिपिएंट की लोकेशन लेके चलेंगे। अगर रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन पर मान लिया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड संबंधी अगर हम बात करके चलते हैं तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है वहां पर लेकर चलेंगे। ऐसे मान के चलिए सेक्शन 12 को ट्रिम कर दिया गया है और सेक्शन 13 आपका बना दिया गया है, वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है। यहां पर कोई यूटर्न जैसी बात नहीं हुई और यहां पर कोई किसी प्रकार के B2B जैसी बात नहीं करी जाएगी, वैसे करके। सर अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? सर मान के चलते हैं जैसे लाइक दोनों पार्टीज तो इंडिया के बाहर हैं, दोनों पार्टीज तो इंडिया के बाहर, सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट बाहर है, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में बन रही, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंडिया में ही निकल कर आएगा, नो डाउट। लेकिन आगे चल के चूंकि कलेक्शन में दिक्कत आती है, चूंकि दोनों पार्टी बाहर हैं, तो यहां पर एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस पर हम GST को फाइनली एग्जम्प्ट करके चलते हैं, गेट नंबर 5, यानी कि एग्जम्पशन रूट से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के अंदर गुड्स संबंधी और इंडिविजुअल संबंधी हम बात करके चलते हैं। अगर मान लीजिए सर्विस गुड्स संबंधी है, जहां पर कि रेसिपिएंट आदमी अपना गुड्स
गुड्स सप्लायर के कंट्रोल में देता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विस, इधर फिजिकली और वर्चुअली वो प्रोवाइड करा के चलता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ऐसे वाले मामले के अंदर हम क्या करके चलते हैं कि जो भी हमारे रेसिपिएंट बेसिकली जो ऐसे वाले मामले के अंदर जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस जो होता है, जहां पर सर्विस एक्चुअल में दी गई है, वो आपका यहां पर बना दिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मान के चलिए वो वर्चुअली एक्सेस कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊं बात को, मैंने इसके पूरी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ क्लास में आपको करवा रखा है, तो मैं आपको समझाता हूं। इसके ऊपर मेरे जो इलस्ट्रेशंस हैं उसके माध्यम से समझाता हूं। 12/8 हो गया। सेक्शन नंबर 13 के संबंध में ये आ गई अपनी बातें यहां पर आकर, ठीक है। गुड्स संबंधी सर्विस, तो वेयर द सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, जो उसका परफॉर्मेंस प्लेस है उसको लेके चलते हैं। लेकिन अगर मान के चलिएगा अगर एक्सेस आपकी रिमोट एक्सेस है, सपोज करो इंजीनियर बाहर का था और एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस तो है आपका मान लीजिए दिल्ली में, लेकिन एक उसके ब्रांच ऑफिस पे कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, तो कंप्यूटर सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसको ठीक कराने के लिए यूएसए इंजीनियर की मदद ली जाती है और वो टीम वीवर के जरिए इसका रिमोट एक्सेस लेकर इसको ठीक करता है। तो वेयर द सर्विस एक्चुअली परफॉर्म्ड, सप्लायर के प्लेस पे या रेसिपिएंट के प्लेस पे। तो परफॉर्मेंस प्लेस जानने के लिए पता नहीं चल पा रहा था, तो लॉ में क्लियर कट बताया गया कि जहां पर भी बेसिकली आपकी ये गुड्स की लोकेशन है वहां पर इसका परफॉर्मेंस प्लेस माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक हम लोग बात करके चलेंगे। वैसी वाली बात आपकी यहां पर बता दी जाती है साहब, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, मान लीजिए अगर कोई गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आया है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, जॉब वर्क एटसेट्रा के लिए, और वो अपना काम खत्म होने के बाद वापस चला जाता है, यानी कि टेम्परेरी इंपोर्ट इनटू इंडिया हुआ था। अगर टेम्परेरी इंपोर्ट इनटू इंडिया होता है तो आपके कस्टम लॉ के मुताबिक जो आपके सेक्शन 26 के बेसिकली बी वहां पर दे रखा है आपका, तो उसके मुताबिक जब हम बात करके चलेंगे तो अकॉर्डिंगली वहां पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी और ना ही उस पर आईजीएसटी आएगा, बिकॉज ये एक टेम्परेरी इंपोर्ट है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया नहीं है। और उसी तर्ज के मुताबिक हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर वो वापस चला जाता है विद इन द टाइम फ्रेम, तो वैसे वाले मामले के अंदर हमें उस पर रिपेयर मेंटेनेंस वाली सर्विस पर भी जीएसटी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए फिर इस प्रकार की सर्विस को भले ही वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी के अंदर आ रही है, भले ही वो गुड्स लिंक्ड आपकी सर्विस आ रही है, लेकिन उसका जो हम ट्रीटमेंट देके चलेंगे, उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे और रेजिडरी प्रोविजन के मुताबिक निकाल के चलेंगे, जहां पर कि रेसिपिएंट की जो लोकेशन है उस पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। अगर इवेंट लिंक्ड सर्विस की बात करते तो सिंपली जहां पर इवेंट की लोकेशन है वहां पर आ जाएगा। मल्टीपल लोकेशन अगर आ रही है तो क्या करके चलोगे, अगर मान लीजिए आपकी सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस है, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आपकी सर्विस आ रही है, या फिर आपकी गुड्स या इंडिविजुअल संबंधी सर्विस की हम बात करके चल रहे हैं, तो अगर इन 3 कैटेगरी वाली सर्विस है और वो मल्टीपल लोकेशन पे दी जा रही है और उनमें से एक लोकेशन आपकी टैक्सेबल टेरिटरी में आ रही है, तो इस नियम के मुताबिक द होल सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन परफॉर्म्ड इन इंडिया। और इंडिया में अगर मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं या यूटी इन्वॉल्व हो रही है तो यहां पर नेचुरल तरीके से उसे प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हम डेस्टिनेशन की बात करके चलते हैं, क्योंकि यहां पर ये इंटरनेशनल बेसिकली ट्रेड की बात अपनी करी जा रही होती है। तो इंपोर्ट के संबंध में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इंडिया होगा, तो वैसे वाले मामले में भाड़े के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए तो वो लगा के चलते हैं। और एक्सपोर्ट के मामले में अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पर आपका जो जीएसटी है वो नहीं लगना चाहिए, तो वहां पर भी डेस्टिनेशन को लेकर चलते हैं। तो जहां पर गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहीं पर सर्विस का डेस्टिनेशन माना जाएगा अगर एनी वन और बोथ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में बोर्डिंग प्लेस ही लेके चलेंगे इसी की तरह। और अगर ऑन बोर्ड सर्विस है तो फर्स्ट डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस सेम पॉइंट लेके चलेंगे। बैंकिंग कंपनी की सर्विस, इंटरमीडियरी की सर्विस, हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक, कार एटसेट्रा के संबंध में बात जब हम करके चलते हैं तो वहां पर ऑलवेज सप्लायर की लोकेशन ली जाती है। लेकिन वेसल या एयरक्राफ्ट की हायरिंग अगर हो रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रेज्यूडरी सेक्शन के मुताबिक निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा उसके पूरे लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरे 3 लेक्चर मैंने आपके इस चैप्टर के ऊपर लगा रखे हैं। ठीक है सर जी। ओइडार सर्विस के मामले में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की हम लोग बात करके चलते हैं ओइडार के मामले में। ठीक है सर जी। अब ये ओइडार का पूरा मामला क्या है, तो ओइडार की कंप्लीट लिंकेज मेरे पास में है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ओइडार के संबंध में तो एट द एंड ऑफ द बुक आपको ओइडार की लिंकेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप आ जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूं ओइडार की लिंकेज। यस सर,
OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज की बात करके चलते हैं। सबसे पहली बात, ये उस टाइप की सर्विसेज होती हैं जो कि ऑनलाइन दी जाती हैं, जिसमें इंटरनेट का होना मैंडेटरी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर एक वो सर्विस जिसमें इंटरनेट चाहिए होता है वो आपकी OIDAR कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। नाम है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था कि आप दुकानदार के पास जाया करते थे कि भैया ये सामान चाहिए, चाय चीनी चावल चाहिए, आप दुकान के बाहर खड़े रहते थे, उस दुकानदार का जो नौकर था वो सारा सामान लेकर आया करता था, पैसे दिए, थैला लिया और घर आ गए। ये है आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टाइप। लेकिन आजकल सुपर स्टोर का जमाना चल रहा है, आप खुद उसके सुपर स्टोर में एंट्री कर जाते हैं, जो सामान चाहिए आप खुद पिक करते हैं, पूरा का पूरा स्टॉक आपके सामने होता है, जो आपको चाहिए उठाइए, बिल बनवाइए और लेकर आ जाइए। तो बेसिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है पहली कैटेगरी के अंदर कि आपको सिर्फ उतनी जानकारी मिलेगी जितनी की आपके लिए रेलिवेंट है। आपको पूरा डेटाबेस वो अपना प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन डेटाबेस एक्सेस के अंदर पूरा डेटाबेस आपको हवाले कर दिया जाता है। जैसे सुपर स्टोर के अंदर पूरा का पूरा स्टॉक आपके हवाले कर देते हैं, वैसे यहां पर बात की जाती है। जैसे कि लीगल कंटेंट वेबसाइट हो गई, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन वेबसाइट की बात करके चलूं तो टैक्स मैनेजमेंट इंडिया, पूरा डेटाबेस आपके सामने, आपको जो चाहिए आप खुद निकाल लीजिए। लेकिन मैट्रिमोनी वेबसाइट के अंदर आपको पूरा डेटाबेस आपके सामने नहीं होता, आपके मैच मेकिंग के मुताबिक आपको ईमेल्स आते हैं और आपको सिलेक्टेड क्राइटेरिया दिया जाता है कि भैया आपकी मैच मेकिंग के लिए ये है, तो आपको सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड रिट्रीवल सर्विस यानी कि बैकअप सर्विस जो होती है, जहां पर डेटाबेस स्टोरेज की सर्विस वो देकर चलते हैं, जिससे आप बैकअप ले सकते हैं, उनको रिट्रीवल सर्विस के नाम से जाना जाता है। फुल्ली ऑटोमेटेड होती है, ना के बराबर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, वेब बेस्ड आपकी सर्विस होती है ये, और इंटरनेट इसमें मैंडेटरी होता है। बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांसें चलेंगी। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक आपकी सर्विस चलती रहेगी, जहां पर इंटरनेट बंद होगा वहीं पर बिल्कुल कट आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। तो इसलिए फुल्ली ऑटोमेटेड और पूर्ण रूप से इंटरनेट पर बेस्ड आपकी सर्विसेज होती हैं। इसमें दो बातें करी जाती है कि अगर आपका रेसिपिएंट, बेसिकली सप्लायर जो है वो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और जो रेसिपिएंट आदमी है वो आपका इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, अगर रेसिपिएंट आदमी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की भांति नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रूप में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो रेसिपिएंट आदमी है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वैसे वाले मामले में हमें कुछ और यहां पर एहतियात बरतने पड़ते हैं। तो मैंने पहला लिंकेज करके दिया है कि अगर मेरा रेसिपिएंट आदमी जो है वो रजिस्टर्ड आदमी, तो क्या करके चलेंगे, तो उसमें नॉर्मल लिंकेज होगी। OIDAR सर्विस बेसिकली इट्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई भी बन जाती है। सप्लाई के लिए हम जानते हैं कि अगर फॉर ए कंसिडरेशन है तो ऑलवेज आपकी ये सप्लाई बनेगी, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे आपकी वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, ऑलवेज सप्लाई बनेगी अगर वो इफ फॉर ए कंसिडरेशन है तो। लेकिन अगर FOC है तो बिजनेस पर्पस के लिए है और ली हुई है आपकी रिलेटेड पार्टी से या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट से, तो आपकी सप्लाई यहां पर बना दी जाती है। नेचर ऑफ सप्लाई आपको निश्चित तौर पर ये इंटरस्टेट ही बनाया जाएगा और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहां पर डेस्टिनेशन बनेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के मुताबिक। टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो जो रेसिपिएंट आदमी है वो यहां पर आपका टैक्सेबल पर्सन बना दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन इसके संबंध में नहीं है। और फाइनली अदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की भांति इस पर भी फाइनली आपका GST लगा दिया जाएगा। लेकिन रेसिपिएंट आदमी मान लीजिए 10 साल का एक बच्चा है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस वो अपनी लेके चल रहा है, तो ऐसे वाले मामले में क्या करके चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर बेसिकली ये होता है, तो इसके लिए सरकार ने कहा कि इस वाले मामले के अंदर हमें GST चाहिए ही चाहिए। सरकार जिद करके बैठ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सप्लायर इंडिया के बाहर है और जो रेसिपिएंट आदमी वो 10 साल का बच्चा है, नॉन टैक्सेबल है, अनरजिस्टर्ड है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि ऑनलाइन गेम खेलना है तो GST में जाकर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले ले सेक्शन 24 के मुताबिक और GST का पेमेंट कर दे। लेकिन सरकार GST चाहती है, ना रेसिपिएंट से ले पा रही ना सप्लायर से ले पा रही, तो फिर क्या करके चलेंगे ऐसे वाले मामले के अंदर। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, जरा लिंकेज करते हैं और बढ़ाते हैं कदम, जहां जरूरत होगी वहां पर प्रोविजंस को चेंज कर देंगे। क्योंकि प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। तो यहां पर हम नियम बदलते देखेंगे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। कैसे भला? सप्लाई की तो डेफिनेशन वही रहेगी, चाहे वो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए भी क्यों ना हो। पर्सनल पर्पस की, क्योंकि बच्चा पर्सनल पर्पस है, कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा बच्चा, यहां पर पर्सनल पर्पस के लिए इसे सप्लाई बना दिया जाएगा। लेकिन FOC अगर सप्लाई है और पर्सनल पर्पस के लिए तो आपकी सप्लाई ही नहीं बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर बात करेंगे क्योंकि पर्सनल मामले के लिए सर्विस लेके चल रहा है तो आपकी सप्लाई तो यहां पर बन जाती है। जहां तक सवाल है नेचर ऑफ सप्लाई का, तो वो आपकी इंटरस्टेट यहां पर बेसिकली देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि
रेसिपिएंट की लोकेशन का पता कैसे चलेगा, बिकॉज ऑनलाइन गेम तो वर्ल्ड में न जाने कितने सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसमें कितने बच्चे इंडियन हैं, इंडिया में कितनी सर्विस दी गई, तो उसका हम आइडेंटिफाई कैसे करके चलेंगे। तो यहां पर पैरामीटर दिया गया है कि अगर दी हुई कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो मान के चलेंगे कि सर्विस इंडिया में दी गई है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर आ रहा है। डिवाइस का आईपी एड्रेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट या जिस डिवाइस के माध्यम से आप सर्विस ले रहे हो उसकी लोकेशन इंडिया आ रही है। तो इनमें से कोई भी 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो निश्चित तौर पर रेसिपिएंट आपका इंडिया का माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया आ जाएगा। यहां पर टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा? रेसिपिएंट से तो जीएसटी ले नहीं सकते, 10 साल का बच्चा है। सप्लायर के अंदर जो बाहर बैठा हुआ है वो, उसमें भी कोई इंटरमीडियरी भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मान लीजिए एक एबीसी इनकॉर्पोरेशन है जो कि अमेजन के थ्रू अपनी इंडिया में सर्विस देता है, तो इन दोनों में से कौन से को हम जीएसटी के लिए बाध्य करेंगे? तो जिस व्यक्ति की सर्विस देने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिलिंग कर रहा है, जिसकी क्वालिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस व्यक्ति को सप्लायर प्रैक्टिकली यहां के लिए माना जाएगा और उस व्यक्ति को हम बाध्य करेंगे कि आपको इंडिया में आना पड़ेगा या अपना एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जीएसटी भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, और सारे जो जीएसटी कंप्लायंस है उनके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपका ऐप हम बंद कर देंगे ऐसे की तैसी, और हम ऐप बंद करने में तो माहिर हैं। ठीक है जी। उसके बाद में तो फिर इसको आरसीएम बोलोगे या एनसीएम बोलोगे? क्योंकि इस केस में सप्लायर को ही जीएसटी भरना है इंडिया आकर, इसलिए इसको एनसीएम ही कहा जाएगा। जहां तक सवाल है एग्जम्पशन का, नॉर्मली हमारे पास एक एग्जम्पशन होती है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल पर्सनल पर्पज के लिए लेके चल रहा है तो वहां पर एग्जम्पशन दे दी जाती है, पर हमें तो यहां जीएसटी हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो हमने यहां पर एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि भले ही इंडिविजुअल है, पर्सनल पर्पस के लिए खेल रहा है, लेकिन अगर वो सर्विस ओइडार की है तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो पहला नियम इन्होंने यहां पर ये चेंज कर दिया है वैसे करके। कंपटीशन यहां पर जीएसटी के नॉर्मल तरीके से करी जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर हमारा आरसीएम का प्रोविजन बोलता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, लेकिन वहां पर हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि नहीं, ओइडार का मामला अगर ऐसा है, ओइडार वाला बंदा सप्लायर एक नॉन टैक्सेबल पर्सन को अपनी सर्विस दे रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे। ओइडार के मामले में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाया जाएगा। नॉर्मल चार्ज यानी फॉरवर्ड चार्ज के मुताबिक उस पे सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करना होगा। टाइम ऑफ सप्लाई में आपको पहले टाइम ऑफ सप्लाई के लिए नॉर्मल प्रोविजन अपना, इनवॉइस और कंप्लीशन, क्योंकि एनसीएम यहां पे लग रहा है तो एनसीएम के चलते हुए इनवॉइस या कंप्लीशन की डेट और कंपेयर्ड विद पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर जो बन जाएगा। प्रोसीजरल पार्ट सारा का सारा आपका जो सप्लायर है उसे ही यहां पर पूरा करना पड़ जाएगा। नॉर्मल तरीके से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा और अपनी रिटर्न भी नेचुरल तरीके से उसे फाइल करनी होती है। तो ये आपका ओइडार का डिस्कशन है। तो सेक्शन नंबर 13 तक आपने आईजीएसटी एक्ट के वहां पर पढ़ लिए थे। सेक्शन नंबर जो 14 आपका आता है, 14 के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि भैया जी सप्लायर कौन है, इस वाली बात को यहां पर बताया जाता है। वापस लौट के चलता हूं उसी दुनिया के अंदर जहां से हम आए थे लौटकर। तो ये है आपके सेक्शन नंबर 12, 13 और 14वां सेक्शन सपोर्ट के लिए है, कोई इंडिपेंडेंट अदरवाइज सेक्शन नहीं है, बस सपोर्ट दे रहा है ओइडार के संबंध में। ठीक है ना मालिक? हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साहब। उसके बाद में आपके कुछ रूल्स आपके दिए हुए हैं कि जब कोई गवर्नमेंट को हम सर्विस दे रहे हैं या मल्टीपल स्टेट में सर्विस दी जाती है तो प्रपोर्शन के आधार वहां पर क्या लिए जाएंगे। तो ये आप इनको आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है, आसान है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें क्या बताया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस की बात कर रहे हो तो किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी बनी है उसके आधार पर बात करके चलेंगे। अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया है तो फिर उसका एडिशंस किस किस स्टेट में जा रहा है, कितने कितने रीडर्स हैं, उसके आधार पर प्रपोर्शन करके चलेंगे स्टेट के बीच में बंटवारा करने के लिए। अगर होर्डिंग वोर्डिंग लगवा रखे हैं तो किस स्टेट में कितने होर्डिंग लगाए गए हैं तो उसके आधार पर प्रपोर्शन करके चलेंगे। तो रूल्स के अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि जब एक सर्विस मल्टीपल स्टेट में इन्वॉल्व होती है तो वहां पर उन स्टेट के बीच में बंटवारा कैसे किया जाएगा, उसका रेशो क्या लिया जाएगा, सिर्फ रेशो के लिए आपके रूल्स यहां पर बताए जाते हैं। तो इनको आप सेल्फ देख सकते हैं, काफी आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक। ठीक है जी। उसके बाद में फिर आपका आता है यहां पर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टैक्सेबल पर्सन का। कर दें स्टार्ट? हाँ सर जी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्सेबल पर्सन रेडी? यस सर। टैक्सेबल पर्सन का डिस्कशन 3 सेक्शंस में किया जाता है, सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 करके। सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपका स्टेप नंबर 1। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो या प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 पे आना है। चेक करो कि आपका क्लाइंट इन 3 में से किसी एक में फॉल करता है या नहीं। अगर हां तो वो व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन नहीं कहा जाएगा। पहला पर्सन इसमें कौन आता है मैं आपको बताना चाहता हूं।
अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में एंगेज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसकी जीएसटी भरने की लायबिलिटी नहीं बनती है, उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना और उसे नॉन टैक्सेबल कहा जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो उस व्यक्ति को भी सेक्शन 23 के मुताबिक बाहर निकाल दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना और उसे नॉन टैक्सेबल पर्सन नहीं कहा जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है अदर नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स की सप्लाई करने वाले व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली आरसीएम की सप्लाई में लगा हुआ है तो उस सप्लायर की भी खुद अपनी जीएसटी भरने की लायबिलिटी नहीं आती है, उसको भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं और उसे नॉन टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। तो कोई भी सप्लाई वो कर रहा है उस पर ना रजिस्ट्रेशन ना जीएसटी और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट इन 3 में से किसी में भी फॉल नहीं करता है तो फिर आप स्टेप नंबर 2 पर आइएगा। स्टेप नंबर 2 पर सेक्शन 24 आपका इंतजार कर रहा होता है। यहां पर आकर बोलते हैं कि भाई साहब, अगर आप इनमें से किसी एक में फॉल करते हो तो आपको विदाउट चेकिंग एनी लिमिट ऑफ 10, 20 या 40 आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पहला है इंटर स्टेट, ध्यान से सुनना, इंटर स्टेट हो, टैक्सेबल सप्लाई हो और वो भी गुड्स की हो तो ही आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज नहीं। मतलब ये कि अगर आप सर्विस सेक्टर में डील करते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, आपका रजिस्ट्रेशन 10 या 20 लाख के बाद ही करवाया जाएगा। दूसरा, अगर आप गुड्स में भी हैंडीक्राफ्ट का मूवमेंट करा रहे हैं इंटरस्टेट तब भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट में डील करता है तो इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि 10-20 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बड़ा भाई है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, जो विदेश से आते हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन, एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी, सारे काम इनको एडवांस में ही करने पड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति एज ए रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में फॉल करता है तो उस रेसिपिएंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आगे हैं आपके 9(5) के अंदर जो 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसे हम HMT के नाम से बुलाते हैं। होटल अकोमोडेशन हो गया, M फॉर मिसलेनियस यूटिलिटीज और T का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया। तो उन व्यक्तियों को, उन ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और टैक्सेबल पर्सन उनको बोला जाता है। आगे है प्रिंसिपल एजेंट। एजेंट वो वाला जो शेड्यूल 2 में आता है, जिसके थ्रू शेड्यूल 1 में आता है, जिसके थ्रू इनवॉइसिंग कराई जाती है, उस वाले एजेंट को हम रेस्पॉन्सिबल एजेंट के नाम से जानते हैं। उस एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाना होता है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं जो अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर है 9(5) के 3 सर्विसेज को छोड़कर बाकी गुड्स या सर्विस में डील करते हैं तो उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पर ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो वेंडर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने आप को लिस्ट करा के आगे माल सप्लाई करते हैं ना, तो अगर वो गुड्स में डील कर रहे हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सर्विस में डील कर रहे हैं तो 10-20 लाख के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, TDS कलेक्टर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बेसिकली, TCS कलेक्टर जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ये आपके एडिशनल रजिस्ट्रेशन यहां पर होते हैं। TDS कलेक्टर और TDS डिडक्टर का, इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, इनको अलग से भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जिसकी सेपरेट रिटर्न भी जाती है TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर की एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड पर्संस। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 पर आकर, जो कि आपका स्टेप नंबर 3 आता है। अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में भी फॉल नहीं करते तो स्टेप नंबर 3 पर आपका स्वागत है। यहां चेक किया जाता है कि क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर कम है या बराबर है आपके ऊपर एप्लीकेबल लिमिट से, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है एप्लीकेबल लिमिट से तो फिर आपको उन स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे वो इंट्रा हो, इंटर हो, मिंटर हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, जीरो रेट हो, कैसी भी हो, आउटवर्ड हो और सप्लाई हो, ट्रांसफर टू जॉब वर्क सप्लाई नहीं होता है इसलिए वो काउंट नहीं होगा। आउटवर्ड हो और सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, सारा का सारा ऐड कर दिया जाता है। और जो वैल्यू यहां पर ली जाती है वो असेसेबल वैल्यू होती है। असेसेबल वैल्यू का मतलब हो गया कि जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हाँ
कोई अदरवाइज टैक्सेस हैं तो उनको निश्चित तौर पर यहां पर ऐड किया जाएगा। जैसे टोबैको की बात करते हैं, 100 रुपए का टोबैको हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई मान लीजिए 10 रुपए की, 110, फिर इसके ऊपर जीएसटी जुड़ता है। तो जो 110 की वैल्यू है वो यहां पर आपकी कंसिडर की जाएगी। वैल्यू को मतलब वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर आपका जीएसटी कंप्यूट किया जाता है, वो से करके हम एग्रीगेट टर्नओवर अपना निकाल कर चलते हैं। उसके बाद चेक करते हैं एप्लीकेबल लिमिट को। तो एप्लीकेबल लिमिट में आपकी 3 आती हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की। 10 लाख की कब लगेगी? जब आप किन्हीं इन स्पेसिफाइड 4 स्टेट में से किसी से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख की लिमिट में आपका स्वागत है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये वो 4 स्टेट हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर भी फॉलो नहीं करते तो अपने आप को 6 स्टेट में ढूंढिए। क्या आपका क्लाइंट इन 6 स्टेट में से कोई एक है? 6 स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना एंड पौंडीचेरी। अगर आप इन 6 स्टेट में से किसी एक से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, 20 लाख की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप यहां भी फॉलो नहीं करते, अदरवाइज किसी स्टेट या यूटी में आप कारोबार करते हैं, तो वहां चेक कीजिए क्या आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं टिप को छोड़कर। अगर हां तो फिर 40 लाख की लिमिट आपकी लग जाएगी। अगर आप टिप में टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला में डील करते हैं तो लिमिट आपकी 20 लाख रहेगी। दूसरा, अगर आप मान लीजिए गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी डील कर रहे हैं तो भी आपकी जो लिमिट है वो यहां पर 20 लाख ही रहेगी। हालांकि एक रिलैक्सेशन जरूर है कि अगर आप गुड्स के साथ साथ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमाना आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई में फॉल करता है, तो उसको इंटरेस्ट अर्न्ड को, मान लीजिए मैं गुड्स में डील कर रहा हूं, शूज में डील करता हूं और 4 पैसे इंटरेस्ट के भी कमा लिए, तो देखा जाए तो गुड्स के साथ साथ मैं एग्जेम्प्टेड सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी अर्न कर रहा हूं उसमें मैं अपना काम करके चल रहा हूं। ठीक है जी, तो ये गुड्स और सर्विस दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन फॉर चेकिंग द लिमिट ऑफ ₹40 लाख हम इंटरेस्ट वाले पार्ट को इग्नोर करके चलेंगे और हमें एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील किया हुआ माना जाएगा, वैसे करके यहां पर बात करी जाती है। तो ये होगी आपकी 40 लाख की लिमिट। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रहा है आपकी एप्लीकेबल लिमिट को, तो आपको उन स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। तो ऐसे करके आपकी ये बात यहां पर आ जाती है मालिक, और ये टैक्सेबल पर्सन की बातें आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन के चैप्टर में पीछे जो मैंने आपको रिवीजन वीडियो दिया था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक मामूली सा अंतर है। मैं वही वीडियो इस वीडियो के पीछे ज्वाइन करने वाला हूं क्योंकि अंतर कुछ है नहीं, एज इट इज, और वहां पर मैंने पूरी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ शानदार तरीके से आपको रिवीजन करवा रखा है। जो चेंज है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के अंदर छोटा सा चेंज यहां पर बताया गया है और वो चेंज क्या है वह मैं आपको लिए चलता हूं वहां पर चेंज की तरफ। गुड्स यस, ये रहा आपका वो चेंज, बाकी कोई और चेंज नहीं है एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर। पहली बात तो आप यहां पेज पर आइएगा जरा, पेज है आपका 5.33, प्लीज कम ऑन दिस पेज। और यहां पर आकर आप देख रहे हैं सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये जो आपका लिखा हुआ है यहां पर 2020 की बजाय 2021 हो गया है, यहां पर भी 2020 की बजाय 2021 हो गया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हालांकि मैंने पढ़ाया है लेकिन वहां पर 2020 है लेकिन उसको 2021 माना जाएगा। और एक नया पॉइंट यहां पर ऐड हो गया है 19C करके, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस दी जाती है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस दी जाती है उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो इस चैप्टर में चेंज है, अदरवाइज आपका पूरा चैप्टर एज इट इज है यहां पर आकर। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए अब वो चैप्टर यहां पर लिए चलते हैं। एग्जम्पशंस की हम बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं पिछले में और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस जो अंतर था मैंने आपको बता दिया है। सो एंजॉय द एग्जम्पशंस, राइट? यस सर। होता है अब होल एग्जम्पशन चैप्टर का और देखते हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। अभी 55 मिनट हो रहे हैं और पता लग जाएगा। ठीक है, आराम से तसल्ली से करेंगे, समय कम या ज्यादा हम नहीं देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपके 14 हेड में पूरा डिस्कशन है एग्जम्पशन चैप्टर का। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस और बीआईबी करके है। तो सबसे पहले बात करते हैं दान और धर्म की बात करते हैं। दान धर्म के अंदर 14 कैटेगरी क्या थी वो भी मुझे याद होना चाहिए और उसके अंदर क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो दान धर्म के अंदर बातें दे रखी थी। सबसे पहले था जी कि चैरिटेबल ट्रस्ट आपका था और चैरिटेबल ट्रस्ट की 4 एक्टिविटीज। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट पहले ट्रस्ट बनेगा, फिर
ट्रस्ट के बाद फिर क्या था, नहीं, पहले ट्रस्ट नहीं था, पहले यहां से ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट के बाद फिर क्या था, फिर मंदिर की बात आई थी। ट्रस्ट बना, फिर उसके बाद मंदिर बना और मंदिर के बाद यात्रा करने गए। दान और धर्म की ये बात थी, 3 पॉइंट थे। पहले ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद मंदिर बनेगा और मंदिर के बाद फिर यात्रा करने के लिए जाएंगे, मंदिर की यात्रा करने के लिए जाएंगे, जैसे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, वैसे करके। तो पहले ट्रस्ट बना, सरकार ने बोला था कि कोर्ट ने भी बोला था पहले ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट के बाद मंदिर, मंदिर के बाद फिर यात्रा करने जाएंगे। तो इसी पर बेस्ड आपके ये 3 पॉइंट थे, इनको हम रिकॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर भी सामने रख के चलते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट की जब बात करी जाती है तो हम बताते हैं 4 प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी जीएसटी के माध्यम से बाहर हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली होगी आपकी वहां पर चैरिटेबल जो एक्टिविटीज का हिस्सा है। पहली आती जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है, टर्मिनली इल पर्सन है, HIV इन्फेक्टेड हैं, बेवड़े हो गए हैं, जो गए काम से, उनकी केयर और काउंसलिंग करना एक चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा बना दिया जाता है। दूसरी बात, और लोग ना इस कैटेगरी में भर्ती हों, नशे से दूर रहें, HIV इन्फेक्शन से दूर रहें, तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाना भी चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा है। कोरोना से अवेयरनेस लाने वाली संस्था भी यहां पर आनी चाहिए, पर अभी तक अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जो आपके धर्म है, रिलीजियस है, कोई योग या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी है या योगा कैंप जो लगते हैं, तो इनको भी चैरिटेबल एक्टिविटी का ही हिस्सा माना गया है। उसके बाद में बोलते हैं कि जो शिक्षा और टैलेंट को बाहर लाने की एक्टिविटीज हैं, किन का शिक्षा और टैलेंट, बेसहारा बच्चों का और चोट खाए हुए व्यक्तियों का और ग्रामीण बुजुर्गों का और कैदियों का। 4 प्रकार के व्यक्ति थे, तो ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। और अलग अलग प्रकार के जो बचाओ अभियान है आपके, यमुना बचाओ, जल बचाओ, पानी बचाओ, जंगल बचाओ, मुझे बचाओ, सबको बचाओ, ये बचाओ अभियान भी आपके चैरिटेबल एक्टिविटी का ही हिस्सा बनते हैं। तो अगर एक ट्रस्ट इन एक्टिविटीज को करता है तो बदले में जो भी कंसिडरेशन है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इज इट ओके माय डियर? हाँ सर, एकदम ओके वाली बात है। पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात इसमें एक और मैं जोड़ दूं, अगर ट्रस्ट को प्योर एक डोनेशन मिलता है, मान लीजिए प्योर डोनेशन मिलता है, बदले में ट्रस्ट उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं गया ट्रस्ट को जाकर डोनेशन दिया है, बात खत्म। तो यहां पर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई है और प्योर जो डोनेशन दिए जाते हैं वो बेसिकली सप्लाई में ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते और उनके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। दूसरी एक और बात, जब हम आईजीएसटी की अपनी सर्विसेज पढ़ते हैं तो वहां पर आकर यह लिखा हुआ है कि अगर ट्रस्ट इंपोर्ट करता है कोई सर्विसेज तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो मैं बिना किताब के पूरा चैप्टर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं माय डियर, ठीक है जी। तो ये ट्रस्ट की बात होगी। ट्रस्ट के बाद मंदिर की बात करते हैं। मंदिर के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें बेसिकली क्या था कि मंदिर की बात थी और कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी की बात हो रही थी। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार कीजिए। जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं उनको जो मिलने वाला पैसा है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। साथ में जैसे यहां पर एक जागरण पार्टी है, इसको जो मिलने वाला पैसा है उस पर जीएसटी की बातें कतई भी नहीं करी जाएंगी साहेब। दूसरा, जो रिलीजियस प्लेसेस आपके होते हैं, जैसे ये कृष्ण जन्मभूमि है, यहां पर कोई भी हॉल वगैरह अगर किराए पर दिया जाता है तो उस पर भी जीएसटी ना लगाया जाएगा, बशर्ते कि उसका जो किराया है वो 999 या 499 एज द केस में भी तक आपका सीमित होना चाहिए। हॉल है तो 499 9,999 पर डे। अगर दुकानें हैं तो 9,999 पर मंथ हो गया, और अगर कमरा है तो 999 पर डे तक का है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। इससे ऊपर है तो फुल अमाउंट जीएसटी के दायरे में आपका आ जाएगा। उसके बाद में आती है, मंदिर की बात हो गई। अब बात करते हैं यात्राओं की। 2 यात्राएं आपकी बताई गई हैं। एक है आपकी एक यात्रा है आपकी कैलाश मानसरोवर की, जो कि चाइना में जाके पड़ता है, और एक यात्रा है मालिक आपकी हज यात्रा। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इट इज मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ये मैनेज की जाती है। तो उसको जो भी पैसा जाएगा जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 2 धार्मिक यात्राएं हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताई थी, चाहत और जरूरत।
चाहत अगर है तो भाई साहब जीएसटी लगेगा, और अगर जरूरत है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इन दो शब्दों को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हज यात्रा की हम लोग बात करके चलते हैं कि जो हज यात्रा के लिए हज कमेटी, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, उसके केस में भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। दान धर्म के बाद में अब हम बात करते हैं आगे शिक्षा की बात करते हैं। दान धर्म के बाद जब शिक्षा का नंबर आता तो शिक्षा के अंदर कई सारे पॉइंट आपके थे। मैंने आपको बताया था, समरी के अंदर बताया था कि शिक्षा के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तो करना है ही है, साथ में जॉब से पैसे भी अपने कमाने होते हैं। तो शिक्षा के लिए सबसे पहले बात हुई थी कि न्यूज़पेपर की चर्चा हमारी आई थी कि न्यूज़पेपर में देखकर ही हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा तो हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाद हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। एसडीआई या दीनदयाल उपाध्याय उनकी बात कर रहे थे, वो चाहिए, और उसके बाद फिर कहीं जाके जॉब मिलती है। तो 3 हिस्सों में डिस्कशन बटा हुआ है। पहले बात हो रही थी न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर वाले पॉइंट के अंदर क्या था कि जो भी आपके ये मीडिया हाउसेज हैं, इनके जो अपने जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट अगर एम्प्लॉय है फिर तो जीएसटी की बात होगी नहीं, गेट नंबर 2 से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जर्नलिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसकी एक्टिविटी को एग्जम्प्ट यहां पर किया जाता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए यहां पर वो ये कहता है कि साहब जो पीटीआई, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज एजेंसीज हैं, वो यहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनकी सर्विस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उसको यहां पर एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद आते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइब्रेरी वाला पॉइंट भी आ गया था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी भी आती है। लाइब्रेरी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, एक होती है प्राइवेट लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, जहां पर लैंडिंग ऑफ बुक्स किया जा रहा है, सिटिंग की बात नहीं कर रहा था, लैंडिंग ऑफ बुक्स दी जाती है, उनका जो किराया होगा उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट लाइब्रेरीज होती हैं उनका क्या, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सर्विस के अंदर आ जाते हैं। बताया जाता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, इनके जो नए एडमिशंस के लिए एडमिशन टेस्ट लेते हैं, अभी तक वो बच्चे इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं बने हैं, तो उनसे जो भी एडमिशन फीस ली है उस पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं साहेब। एकदम ठीक बात है सब, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, जो आपके स्कूल्स हैं वो आ जाते हैं, जो आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल भी आ गए, जो कॉलेजेस हैं वो भी यहां पर आ जाते हैं माय डियर, है ना। लेकिन कॉलेजेस के अंदर जो डिग्री दी जा रही है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंडियन लॉ आपकी होनी चाहिए, या जो डिप्लोमा कोर्स कराने वाले हैं एनआईआईटी वगैरह, वो भी आपके यहां पर आ जाते हैं। ऐसे करके उनकी हम बात करके चलते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तो सबके लिए कॉमन है, जो इनवर्ड सप्लाई है उनमें क्या बोलता है, उनमें कहता है कि अगर ये सर्विसेज आपकी टीसीएस वाली है, ट्रांसपोर्टेशन की, केटरिंग की और सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग की सर्विसेज हैं, तो ये सिर्फ स्कूल के लिए ही इसकी जरूरत आती है, तो वहीं पर इसको एग्जेम्प्ट करके चलेंगे, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। जो एडमिशन टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाहर से सर्विस ले रहे हैं, तो ये सबके लिए एग्जम्प्ट होगा, चाहे स्कूल ले, चाहे कॉलेज ले, चाहे फिर ये एनआईआईटी वाले लेके चलें, सबके लिए उसमें एग्जम्पशन दी जाती है। उसके बाद में आगे ये बोलता है मालिक कि जो अगली जो सर्विस थी वो थी आपकी यहां पर लाइक ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स की बात करते थे, और वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए ही जरूरत है, वहीं पर उसको एग्जम्पशन है, बाकी कहीं पर उसकी कोई और एग्जम्पशन नहीं है। तो ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला पॉइंट आ गया था। उसके बाद में हमारे कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी हम लोग वहां पर बात करके अपने चल रहे थे। कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट का पॉइंट वहां पर आता है, जैसे अपोलो मेडिकल स्किल्स की हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, और ऐसे ही कई सारे हिंदुस्तान, एवीआर एज, और आपके जो बड़े बड़े एशियन पेंट्स का अपना स्कूल बना हुआ, बिजनेस स्कूल उनके बने हुए हैं जहां पर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बेसिकली एफिलेटेड होते हैं एनएसडीसी या एसएससी से, और ये बेसिकली ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट कल्चर के अंदर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। साथ में आपकी एसडीआई या दीनदयाल उपाध्याय जो ऑनलाइन स्कीम्स हैं, बेसिकली रोजगार परक योजनाएं हैं, इनके तहत भी जीएसटी की बात नहीं है। साथ में कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह अगर दी जाती है तो ट्रेनिंग के ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे मैं जीएसटी की अगर ट्रेनिंग दे रहा हूं, मान लो सरकार को दे रहा हूं, तो वहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। इज इट ओके माय डियर? यस सर, द आंसर इज यस।
ओके सर जी, आगे बात निकल के आती है दान धर्म के बाद शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य की हम बात करने के लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी पॉइंट कौन कौन से आते हैं पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने समरी के अंदर देखा था कि बीच में मेरा हॉस्पिटल बना हुआ था, उसके अंदर क्या आ रहा था, उसके अंदर कॉर्ड ब्लड आ रहा था, बाहर क्या जा रहा था, बायोमेडिकल वेस्ट बाहर जा रहा था। किस प्रकार की सर्विस दे रहे थे, हेल्थ केयर की सर्विस और थेरेपी मतलब नशा मुक्ति केंद्र, ये सर्विसेज वो दे रहे थे। आप इस तरह की चीजों में भर्ती ही ना हो, यहां जाना ही ना पड़े, उसके लिए सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हेल्थ केयर की सर्विस थी वो एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए हम बात करके चल रहे थे। तो सारे पॉइंट्स मुझे याद हैं कि किस किस पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ था। हाँ जी ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर आकर लाइक ये जो पेट क्लिनिक्स आपके जो होते हैं बाबू मेरे, और जो भी या हॉस्पिटल्स होते हैं एनिमल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो हेल्थ केयर की सर्विस है, हेल्थ केयर में आते हैं आपके डायग्नोस्टिक आता है, ट्रीटमेंट आता है और केयर आती है। तो इन पर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ओके सर जी। उसके बाद में साथ में इनके प्रिजर्वेशन के साथ साथ जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं कि गुड़ तो दे दिया, क्या गन्ना नहीं दोगे, गन्ना भी दे दिया जाएगा, तो उनके कलेक्शन चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। यहां पर ये जो आपके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर का क्लिनिक जो होता है, ये जो हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हैं जिसमें आपकी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर अपनी आ जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट और जो आपके ये सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी होती है, अगर ये जरूरत है कि चाहत है, जरूरत है तो फिर जीएसटी ना लगेगा। अगर चाहत है, ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो फिर आपको जीएसटी का पेमेंट वहां पर करना पड़ जाएगा। एम्बुलेंस भी आपके हेल्थ केयर के अंदर आती है और मोरओवर एम्बुलेंस के लिए तो ये भी बोला गया है कि अगर एक अदर देन हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह कोई और भी देता है तो जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स के द्वारा जो सर्विस दी जाती है हेल्थ केयर की, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फिर नशा मुक्ति केंद्र की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा रन किया जाता है। उस नशा मुक्ति केंद्र यानी कि रिहैब सेंटर जो बने हुए हैं उन पर जीएसटी हम नहीं लगाकर चलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की जो सर्विस दी जाती है उनके ट्रीटमेंट या डिस्पोजल की या डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस पर भी जीएसटी नहीं है। मोरओवर इनका जो कलेक्शन होगा, जो वेस्ट को कलेक्ट करने की सर्विस है, उस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। यहां पर जहां ही ना इसके लिए सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सेवा शुल्क दिया जाता है, उस सेवा शुल्क के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो ये आपके पॉइंट हो गए थे स्वास्थ्य से जुड़े हुए। तो दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब बात करते हैं खेल की। खेल के लिए मुझे समरी याद है। समरी के अंदर मेरा आ रहा था कि उसमें फीफा सेंटर में था। फीफा के पास पैसा आ कहां से रहा था? स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। जा कहां रहा था? प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर के पास में पैसा जा रहा था। तो सबसे पहले बात करी जाती है फीफा की। फीफा 2017 में आपका आया था, जो मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड कप था, और अभी 2020 के अंदर विमेंस कैटेगरी के अंदर फीफा की बात करी जा रही है। ठीक सर जी। तो फीफा जो भी सर्विसेज देगा या सर्विसेज लेगा, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, बिकॉज ये एक बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और हमने भी अपने आप को उसी बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अंदर अपना अलाइनमेंट कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। वहां पर चर्चा करी जाती है बाबूजी, और स्पॉन्सरशिप के अंदर वो ये कह रहे हैं आपसे और हमसे और इवन सबसे ही कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज के बारे में बात करी जा रही थी कि लाइक जो भी खेलों के संबंध में स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, खेल चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, जोनल लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, खेलों के लिए जो स्पॉन्सरशिप दी जा रही है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अच्छा जी। एंड उसके बाद में ये भी बताया जाता है कि जो पैसा खर्च कहां पर होता है, कि जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को एक सर्विसेज देते हैं, चाहे प्लेयर हो, अंपायर हो, कोच हो या टीम मैनेजर हो, इसके ऊपर भी जीएसटी की हम लोग बात नहीं करके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चार लोगों के नाम है, प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। इसके अलावा आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओगे जीएसटी लगा दिया जाएगा। कमेंटेटर के रूप में सर्विस दी जा रही है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को जीएसटी लगा दिया जाएगा। ग्राउंड सर्विस दी जा रही है, जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट था कि अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देती है तो वहां पर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करके चलते हैं, ऐसा वहां पर बताया जाता है साहिब।
तो ये थी आपकी खेलों से संबंधित बातें। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। खेल के बाद अगला नंबर आता है यहां पर सरकार का। तो सरकार से जुड़े हुए कई सारे पॉइंट थे। अगर आप समरी को ध्यान में लेकर आएंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले बात होती है आपके आर्टिकल नंबर 243G और W की बातें करी जाती हैं। उसके बाद नॉन बिजनेस एंटिटी, जिसमें पीवीटी का पॉइंट भी था, उसकी बात हुई थी। फिर बात हुई थी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो या नहीं, गवर्नमेंट टू गरीब बिजनेस एंटिटी, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, एंड उसके बाद में फिर था जी स्मॉल जो वैल्यू सर्विसेज होती हैं, और एक पॉइंट आपका पेंडिंग है। एक दो पॉइंट जो पेंडिंग है मैं भविष्य में अपने आप करवा दूंगा उनको। फिर अगले वाले रॉ के अंदर दे रखा था, कॉलम में दे रखा था कि 30 साल, 20 साल और 10 साल जैसी कुछ बातें थी। और लास्ट वाले में दे रखा था कि कहानी छोटी सी बनाई थी कि किसानों की नॉन परफॉर्मेंस से की वजह से सरकार ने इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर मर्चेंट ओवर टाइम फी लगा दी, जिससे कॉमन मैन ने आरटीआई डाल दी। फिर सरकार ने गारंटी दी कि हम फार्मर्स को नुकसान नहीं होने देंगे या कॉमन मैन को नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे करके इतने सारे पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट आता है इसमें आपका आर्टिकल नंबर 243G और W की हम लोग यहां पर बात करके चलते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि ये जो सरकार है वो आर्टिकल 243G और W की सर्विसेज जो आगे देती है, तो या तो ये कुछ एक सर्विसेज तो आपकी कुछ एक के द्वारा तो ये गेट नंबर 2 से ही बाहर निकल गया था, जो रह गए थे गवर्नमेंटल अथॉरिटी रह गई थी उसको गेट नंबर 5 से बाहर निकाल दिया। मोटा मोटी बात कि 243G और W की जो सर्विसेज हैं जो सरकार दे रही है, जीएसटी ना लगाया जाएगा। अगर ये सरकार सर्विसेज बाहर से ले रही है, यानी कि ये वाला काम अगर गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है तो क्या किया जाएगा, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर काम आउटसोर्स कर दिया गया है तो ध्यान दीजिए प्योर सर्विस के रूप में अगर सरकार ले रही है इसको तो जीएसटी ना लगेगा, लेकिन प्योर सर्विस के अलावा अगर कंपोजिट सर्विस के रूप में ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए उसमें सर्विस का पोर्शन कम से कम 75% होना चाहिए, यानी कि गुड्स का पोर्शन मैक्स टू मैक्स 25% तक जा सकता है तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। आगे बोलता था नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को जा रही हैं, जीएसटी की बात हम नहीं करके चलते हैं। सबका सार एक ही था, चाहत और जरूरत। उसके बाद में नहीं जीएसटी लिया जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो सामने वाली व्यक्ति अपना आईटीसी ले पाता है, इसलिए टैक्स न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वहां पर जीएसटी लगा देंगे। लेकिन पीवीटी ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। पीवीटी यानी कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो और वो वाली सर्विस जो कुरियर जिनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इसको टैक्सेबल किया गया था, तो वो वाली सर्विसेज हों। एंड उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही है, क्योंकि कुरियर वाले का जो कंपटीशन है वो नॉन गवर्नमेंट के साथ में ही होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में कंपटीशन नहीं होता। तो नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही है तो ऑलवेज टैक्सेबल होंगी। वेसल एयरक्राफ्ट के संबंध में जो सर्विस दी जा रही है वो भी आपकी ऑलवेज टैक्सेबल कराई जाएंगे। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहा है तो ऑलवेज इनको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये था आपका पी नॉन बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट। अगले पॉइंट में बोलते थे कि गवर्नमेंट की सर्विस अगर गरीब बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, उस वाली बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक सीमित है, तो क्या होगा, तो वो सामने वाली व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं होगा, आईटीसी बुक नहीं कर पाएंगे तो टैक्स न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा कि एग्जम्पशन दे देते हैं। उसके बाद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो एग्जम्पशन दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट छोटी मोटी वीजा वगैरह की या डीएल की सर्विस देता है, छोटी मोटी 5,000 रुपए तक वाली, तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर दी जा रही है तो वहां पर 5,000 की लिमिट को पर फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग चेक करके चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हां सर एकदम ठीक बात है। आगे बढ़िए। आगे इसमें यह बोलता है साहेब की लाइक आगे जो चर्चा आ रही है वो ये बोलता है इसमें आके 30 साल और नहीं हाँ यही आ गया था ना, गरीब हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक गवर्नमेंट एंटिटी वाला पॉइंट था वो पेंडिंग है। फिर बात आती है 30 साल और 20 साल और 10 साल। 30 साल वाली बात ये थी कि अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट 30 साल या ज्यादा के लिए कोई जमीन के टुकड़े को अगर लीज पर दे रहे हैं तो वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में स्पेक्ट्रम की बात वो करके चल रहे थे कि अगर स्पेक्ट्रम जो कि 20 साल का लाइसेंस दिया जाता है 1/4/2016 से पहले स्पेक्ट्रम के ऊपर जीएसटी नहीं था। अगर वो वाला पैसा आज यहां पर आकर रिसीव हो रहा है जीएसटी आने के बाद तो मालिक इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उस पुराने पैसे पर जीएसटी आज नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ रहे थे 30, 20 और 10। 10 का मतलब जो रेलवे
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो क्या करती है यहां पर आकर कि वो मालिक जो रेलवे के वैगन्स होते हैं या जो कोच होते हैं या लोकोस इंजन वगैरह जो होते हैं उनको ये किराए पर देती है, मालिक उनको किराए पर देती है इंडियन रेलवे को, तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उसके बाद चर्चा हमारी थोड़ी सी और आगे यहां पर बढ़ जाती है, और आगे जब बढ़ती है तो वो कहां पर पहुंचती है। इसी तरह से एक और पॉइंट आपका कोल माइन के संबंध में भी था कि 1/4 जैसे स्पेक्ट्रम का था कि 1/4/2000 1/4/2016 से पहले का अगर कोई पुराना पेमेंट पड़ा हुआ है और वो अगर आज आके रिसीव हो रहा है तो उस पर हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे, वैसा आपको यहां पर बताया गया था जी। ठीक साहब। एंड उसके बाद में फिर हमारे आए थे वो वाले पॉइंट अपने, कौन से वाले सर जी, कि मर्चेंट ओवर टाइम फी वगैरह वाला पॉइंट अपना निकल के आया। फार्मर्स, पहले फार्मर का पॉइंट आया था कि फार्मर की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट ने इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर मर्चेंट ओवर टाइम फी लगा दी थी। तो यहां पर फार्मर्स की बात करते हैं तो किसानों के लिए ये जो नदी है, नहर है, नाले हैं, किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई इनके माध्यम से करके चलते हैं, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा उसके ऊपर क्या जीएसटी लगाया जाएगा? नहीं सर जी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करी जाती है माय डियर, उसमें आगे बोलते थे कि किसानों की नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई किसी प्रकार के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, मैंने गवर्नमेंट को पैसा देना है, किसी सरकारी ठेके को मैंने पूरा नहीं किया, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। किसानों की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मर्चेंट ओवर टाइम फी, अगर छुट्टी वाले दिन या नॉन वर्किंग आवर के अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो आता है तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज को तो ओवर टाइम सैलरी दी जाती है, सैलरी पे जीएसटी ना होगा, लेकिन जो कस्टम डिपार्टमेंट है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, उस एक्स्ट्रा मनी के ऊपर जीएसटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं सर जी, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। मर्चेंट ओवर टाइम फी हो गई, किसानों की नॉन परफॉर्मेंस लगा दी, कॉमन मैंने आरटीआई डाल दी। फिर अपना आरटीआई का पॉइंट यहां पर आ जाता है कि जो आरटीआई डालते हैं 10 रुपए का जो चार्ज होता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आरटीआई के बाद फिर क्या था? तो फिर वहां आश्वासन दिया गया कि हम किसानों को या कॉमन मैन को नुकसान नहीं होने देंगे। तो उसमें गारंटी वाला पॉइंट था कि जहां गवर्नमेंट अपने किसी अंडरटेकिंग्स को या गवर्नमेंट कंपनीज को जब इन कंपनीज को या अंडरटेकिंग्स को किसी बैंकिंग कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना होता है तो गवर्नमेंट उनके लोन की गारंटी इन बैंकिंग कंपनी वगैरह को देती है कि ठीक है, अगर ये ना दे पाए तो हम आपको इसका रीपेमेंट कर देंगे। तो इसके लिए जिनको लोन दिलवाया है उनसे कुछ पैसा गारंटी चार्जेस के नाम पर वसूल किया जाता है, उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे करके हमारी बात हो जाती है। तो दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार के बाद अब अगला नंबर आता है किसान का। तो किसान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें थी। लाल सिंह भी यहां पर आए थे, आपको ध्यान होगा। तो उसमें हमारे पॉइंट कौन कौन से थे? किसान हमारा ऊपर समरी में अगर मैं रिकॉल करके चलूं तो एक तरफ कल्टीवेशन था और दूसरी तरफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स की बात कर रखी थी। एनिमल के अंदर 3 पॉइंट थे, उनका जन्म, उनका पालन और उनकी मृत्यु। 3 चरण, जन्म, मृत्यु, पालन और मृत्यु। तो जो उनका इंसेमिनेशन था वो भी एग्जेम्प्ट है, एक इंसेमिनेशन की बात थी। एक उसके अंदर बात थी हमारी उनका रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, वो भी वहां पर अपना एग्जाम्पशन में है। और एक पॉइंट था अपना जी कि उनका जो स्लॉटरिंग की जो सर्विस होती है, जो उनका मृत्यु है पशुओं की, उस पर भी जीएसटी नहीं है। इधर से अगर हम बात करते हैं कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक ट्यूबवेल भी होती है। ट्यूबवेल के लिए इंफ्रा जाता है, उस पर भी आपका जीएसटी मना ही कर रखी है। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे वाला पॉइंट था अपना जी। फिर वहां से जो हमारी फसल आती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा निकल के आता है, तो उसकी फल सब्जी भी है जिनकी राइपनिंग वगैरह भी की जाती है खेतों से अलग, वो वाला पॉइंट दे रखा था। एंड उसके बाद में अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उस पर जॉब वर्क का एक पॉइंट दे रखा था। जॉब वर्क पॉइंट के बाद में उसकी वेयर हाउसिंग की बात कर रखी थी कि वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हो या फिर स्पाइस मसाले वगैरह की कर रखी हो।
उसी वेयर हाउसिंग से जुड़ा हुआ पॉइंट फ्यूमिगेशन का था और साथ में एनजीसीडी का जो कोल्ड चेन होती है उसका भी पॉइंट वहां से कनेक्टेड आपका दिया हुआ था। इतनी सारी बातें थी। अब वन बाय वन सारी बातों को देखते हैं। तो पहले मैंने ये देख लिया कि दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार, तो जो किसान वर्ड आ रहा है, तो किसान वर्ड के अंदर हमारे कितने सारे पॉइंट को मैंने टच करना वो मैंने देख लिया। अब वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, तो ये ट्यूबवेल चल रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंफ्रा चाहिए कि ट्रांसफार्मर से यहां तक के लिए लाइन खींचने के लिए पोल वगैरह लगाने पड़ते हैं, सब सरकार की प्रॉपर्टी होती है वो। लेकिन उसके लिए जो आपसे चार्ज लिए जाते हैं 50-60 हजार रुपए के, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में ये जो वेयर हाउसिंग का यहां पर चित्र आप देख रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग के रेस्पेक्ट में, चाहे वेयर हाउसिंग आपके चावल की जा रही हो, चाहे ये जो लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा जो चावल के संबंध में हम करके चलते हैं, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है मालिक। टेस्टिंग वगैरह जो की जाती है, जॉब वर्क किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में, वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब बातें करी जाती हैं तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती, बशर्ते कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के द्वारा किया जा रहा हो, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि या तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर जीएसटी लगाया जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है वहां पर फिर हम जीएसटी की बात अपनी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा कल्टीवेशन हो रहा था, जहां पर ये फार्म लेबर है, ट्रैक्टर, एग्रो मशीन वगैरह जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, सब जीएसटी के दायरे से आपकी बाहर कर दी जाती हैं। पशुपालन जो है आपका, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। यहां तक कि जो जमीन पशुपालन के लिए दे दी गई है उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो भी इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक है, उस एक्टिविटी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। उनकी मृत्यु के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फल सब्जियों की राइपनिंग है, उनके प्री कंडीशनिंग है, प्री कूलिंग है, एटसेट्रा, अदर देन फार्म। फार्म पे कर रहे हो तो नेचुरली एग्जेम्प्टेड है, अगर अदर देन फार्म कर रहे हो तब भी उनको एग्जेम्प्ट ही किया जाता है। जो नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ऐसे करके हमने अपनी बात कर ली थी माय डियर। दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार और किसान तक की हम बात कर चुके। किसान के बाद अगला पॉइंट आता है आपके मनोरंजन की बात करी जाती है। बात करते हैं मनोरंजन की। तो मनोरंजन की जब बातें वहां पर करी जाती हैं ना मालिक, तो उसमें दो प्रकार की बातें आपको देखने में आती हैं। एक, जब हम एक्टिव में मोड में जब मजा कर रहे होते तो उसे अम्यूजमेंट के नाम से जानते हैं। एवरी काइंड ऑफ अम्यूजमेंट जीएसटी के दायरे में आता है। लेकिन जब पैसिव मोड में हम मौज कर रहे होते हैं तो वो मेरा कहा जाता है, यहां पर मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। तो एंटरटेनमेंट में वो क्या करते हैं कि कुछ एक आपकी जो स्पेसिफाइड इवेंट्स होती हैं, खेल तमाशा सर्कस वगैरह जो हो गया, या कोई संगीत समारोह है, तो स्पेसिफाइड इवेंट अगर 500 रुपए तक का टिकट है तो आपका जो जीएसटी है उस पे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 500 से ऊपर का है, प्लेनेटेरियम भी यहां पे शामिल होता है, तारामंडल, तो अदरवाइज उससे ऊपर का है तो फिर जीएसटी वहां पे लगा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा जी, तो ऐसे करके वहां पर हमारी बात निकलकर सामने आ रही थी मालिक। ठीक सर जी। तो जैसे कि मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये मेरा एक्टिव मोड में है। तो एक्टिव मोड में है, फन एंड फूड विलेज हो गया अपना ये, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा यहां पर आकर। ये भी एक्टिव मोड में है, गेमिंग इन मॉल, इस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। घुड़सवारी एक्टिव मोड में है, इस पर भी जीएसटी आपका लगाया जाएगा। ये आपका पैसिव मोड में है, ये फॉर्मूला रेस यहां पर आ रही है, स्पोर्ट्स इवेंट आ रही है, ये आपका पैसिव मोड में एंटरटेनमेंट है। ये आपका तारामंडल है यहां पर आकर। तो इसके रिस्पेक्ट में जीएसटी की बात तब करेंगे जब इसका टिकट 500 रुपए से ऊपर का होगा, अदरवाइज इसके ऊपर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। ऐसी बात हमें यहां देखने के लिए मालिक मिल जाती है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद सर, अगर अदरवाइज एंटरटेनमेंट इवेंट हुई, जैसे मूवी वगैरह हुई, तो अगर मूवी वगैरह हुई तो वहां पर आपका जीएसटी पूर्ण रूप से लगाया जाता है। साथ में जू और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। जू हो, टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, इनकी टिकट पर जीएसटी नहीं है। उसके बाद में वो आगे क्या बोलते हैं साहेब, मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो आगे यहां पर ये कह रहे हैं आपसे कि जो आपका ये ताजमहल बना हुआ है, तो जो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इनके एंट्री टिकट पर भी जीएसटी आपका
नहीं लगाया जाता है। जो आपकी हॉबी क्लासेस होती हैं आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स के संबंध में, जैसे सरोज खान डांस एकेडमी, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो ये सर्कस वगैरह की बात करते हैं तो इस पे अगर एक लिमिट में है तो ही 500 रुपए तक के टिकट की कैटेगरी में आता है तो बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहां पर देसी कलाकारों की माय डियर बात करी जाती है कि जो अपने ये देसी कलाकार लोग होते हैं इनके संबंध में भला क्या कहना चाहते हो जी आप। तो मैं आपको यहां बता दूं कि देसी कलाकारों को मान सम्मान पूरा पूरा यहां दिया जाता है और उसमें ये बताते हैं कि अगर इनकी पर परफॉर्मेंस 1.5 लाख रुपए तक आ रहा है तो जीएसटी की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जीएसटी यहां पे लगवा दिया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फुल अमाउंट पर जीएसटी आपका लगाया जाएगा। इज इट ओके? यस सर, एकदम ओके है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। उसके बाद ये आपके पॉइंट थे जो कि एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए थे और तो कोई पॉइंट यहां पर आपका नहीं दिया हुआ था। तो दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन। अब बात करते हैं जीपीआरएस की। तो इसमें सबसे पहले हमने रेंटिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात करी थी। कौन कौन से पॉइंट थे? 2 पॉइंट कंस्ट्रक्शन के थे और 2 पॉइंट आपके यहां पर रेंटिंग से जुड़े हुए थे। 2 पॉइंट आपके रेंटिंग के थे और 2 ही पॉइंट माय डियर आपके यहां पर जुड़े हुए थे किससे जी? कंस्ट्रक्शन से। 2 रेंटिंग, 2 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आता है आपका प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उसके तहत जो गरीबों का मकान बनवाया जाता है, जिसमें 1 कमरे का सेट या 2 कमरे का सेट, 2 तो नहीं होता, 1 कमरे का सेट होता है, कभी कभी उसका एक्सटेंशन करवाया जाता है कि ऊपर 1 कमरा और डलवा देते हैं जब परिवार बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन भवनों का जब कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है तो मुझे बताइए क्या जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? द आंसर इज नो। इन पर कोई किसी प्रकार की इनकी कंस्ट्रक्शन, इन पर जो प्योर लेबर की हम बात कर रहे हैं, प्योर सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बड़े व्यक्ति के घर बनवाने की बात करें, अगर हम एक इंडिपेंडेंट हाउस बनवाने की अगर बात करें आपसे, तो उस पर भी जहां तक प्योर सर्विस का सवाल है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बिकॉज रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान एक नीड है, एक जरूरत है, जरूरतों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आपका मकान एक बड़े से ग्रुप हाउसिंग का हिस्सा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो यहां पर जीएसटी निश्चित तौर पर आपका लगा दिया जाएगा। ओके जी। क्योंकि यहां पर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट होता है उसके ऊपर अपना जीएसटी लगाया जाता है और हम जानते हैं कि यह घटना एक सप्लाई भी आपकी बनती है जी। फिर हम रेंट की अगर बात करके चलें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज एज रेजिडेंस है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उसका रेगुलर रेंट या अगर एडवांस रेंट है तो वो भी आपका एग्जम्पशन के दायरे में ही चला जाएगा, ऐसे करके वहां पर बोला जाता है। और साथ में आपके जो होटल, मोटल, इन गेस्ट हाउस वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। कब नहीं होगी माय डियर? जब उनका किराया 1000 या उससे कम है। मैंने बताता एक थोड़ी दिक्कत है, यहां पर 1000 है, होटल मोटल का किराया 1000 तक है तो भी एग्जम्प्ट है, 1001 होगा तो टैक्सेबल में आएगा। लेकिन जब हम रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस की बात करते हैं तो वहां 1000 होते ही टैक्स लग जाता है, 999 तक एग्जम्पशन है, 1000 होते ही टैक्स लग जाता है। तो मैंने कहा था कि भाई यहां पर थोड़ा अलाइनमेंट अगर हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसी मैंने गुजारिश सरकार से यहां पर करी थी। इसके संबंध में कंस्ट्रक्शन का एक और पॉइंट यहां निकल के आता है माय डियर। वहां पर यह बताता है कि भाई जो भी आपके ये टीडीआर और एफएसआई की हम लोग बात कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, मेरे पास प्लॉट है और आप बिल्डर हैं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर कर दिया, आपको डेवलप करने के लिए दे दिया है, तो वैसे हालात के अंदर टैक्स जो है किसी एक पर ही लगेगा। सबसे पहले चेक करो क्या बिल्डिंग पर टैक्स लगा। अगर बिल्डिंग बनते बनते बिक जाती है फिर तो बिल्डिंग पर टैक्स लग जाएगा, तो फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। दूसरा, अगर बिल्डिंग बनते बनते नहीं बिकती है, बनने के बाद ही बिल्डिंग बिकती है, तो बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं आएगा, तो फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी लग जाएगा और वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर लगाया जाएगा। सिमिलरली हो सकता है कि मैं मेरे प्लॉट का आपको लॉन्ग टर्म लीज पर दे दूं जिसपे आप कंस्ट्रक्शन करो और आगे बेचोगे उसे, तो ऐसे हालात के अंदर सेम प्रोविजन रहेगा। अगर बिल्डिंग बनते बनते अगर बिकी है तो वहां पर जो जीएसटी है बिल्डिंग पे लग जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म लीज पे ना लगेगा। और अगर जो बिल्डिंग है आपकी वो बनते बनते नहीं बिकी है तो वैसे हालात में बिल्डिंग पे जीएसटी ना लगेगा, लॉन्ग टर्म लीज पर जीएसटी लग जाएगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगाया जाएगा। तो ये थी आपकी आर से जुड़ी हुई बातें थी। उसके बाद में फिर जो अगले पॉइंट आपके यहां निकल के आ रहे थे माय डियर, वो भला कौन कौन से थे मैं आपको समझाता हूं और बताता भी हूं।
आगे जो पॉइंट यहां निकल के आ रहे थे हमारे वो थे मालिक, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई हम लोग बात कर रहे थे। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से पॉइंट थे, वहां पर हम देखते थे जल, थल और वायु की बात हम लोग करके चलते हैं। जल, थल और वायु की बात करते हैं। जब जल से बात करी जाती है तो उसमें यह बताया जाता है जल के अंदर कि अगर बोट से ढोगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर जहाज से ढो रहे हो तो फिर आपका वो टैक्सेबल रहेगा। पानी के जहाज से ढो रहे हो तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा। थल के माध्यम से बात करते थे तो जो जीटीए को छोड़कर बाकी जो हैं वो सारे के सारे आपके टैक्सेबल कैटेगरी में एग्जम्पशन में आ जाते हैं। जैसे कि हाथ से बनी हुई गाड़ी के माध्यम से ढो रहे हैं, रिक्शा से ढो रहे हैं, वो सब आप ट्रैक्टर ट्रॉली से ढो रहे हैं, वो सब आपका एग्जम्पशन में चले जाते हैं। टांगे से ढो रहे हैं, वो आपका एग्जम्पशन में चले जाते हैं। लेकिन जो जीटीए है वो आपका टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर ही रहता है। लेकिन जीटीए के संबंध में 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, क्योंकि जीटीए पर रिवर्स चार्ज लगता है, इसलिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो सामने वाला व्यक्ति अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, एग्जम्प्ट करके 5वें गेट से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। सामने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस पर्पज के लिए है, अदरवाइज उसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहां पर भी एग्जम्पशन दी जाएगी। और तीसरा था कि यहां पर गुड्स वाइज भी कुछ एग्जम्पशन जीटीए को दी जाती हैं। वो तो अपने वेसल और एयरक्राफ्ट के संबंध, वेसल और रेलगाड़ी के संबंध में भी है। हालांकि वो एग्जम्पशंस आपकी कौन कौन सी हैं, आटा, दाल, चावल, नमक, दूध, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल एटसेट्रा, ये सारी चीजें थी। यहां जीटीए के लिए आपका 1500 और 750 की एक स्पेशल लिमिट और दी जाती है कि अगर मान लीजिए पूरे ट्रक के अंदर जितना माल भरा हुआ है, अगर उसमें 1500 तक का भाड़ा बनता है तो पूरी गाड़ी पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। लेकिन अगर 1500 से ज्यादा का भाड़ा है तो फिर आप पर कंसाइनी वाइज सेकंड चांस अपना लीजिएगा, उसके मुताबिक देखिए कि वहां पर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी। वैसी वाली बात हमने कर रखी थी। तो जल की बात हो गई, थल की बात हो गई। वायु की अगर हम बात करके चलें तो डोमेस्टिकली वायु पर कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दे रखी थी। लेकिन हां, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो जहाज से अगर माल इंपोर्ट हो रहा है, हालांकि हमारा काम इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, उसे महंगा करना होता है, पर हवाई जहाज से जब इंपोर्ट होता है तो वो पहले से पहले इतना ज्यादा महंगा हो जाता है कि जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। लगा दे तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग छोड़ के चले जाएं, इतने मीठे भी ना बनो कि लोग घोल कर पी जाएं। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि भाई साहब एयरक्राफ्ट से अगर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है तो जीएसटी ना लगेगा, और एयरक्राफ्ट से अगर जा रहा है तो चूंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, तो वहां पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मोरोवर नेपाल और भूटान के संबंध में अगर आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो यहां पर जो भी एसोसिएटेड सर्विसेज इंडियन सप्लायर के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हो, वो सारे के सारे सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाता है। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर। जल, थल, वायु की हमारी बात हो चुकी है, और एक्सपोर्ट तो चाहे वेसल से हो, हवाई जहाज से हो, जिससे मर्जी हो, वो तो आपका ऑलवेज एग्जम्पशन कैटेगरी में चला ही जाएगा। फिर इसके बाद में आई हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बातें आई, और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने पाया जल, थल और वायु की हमने यहां पर बात करनी है। जल, थल, वायु के अंदर भला क्या देखने को मिलेगा, समझिए मेरी बात को। जल के अंदर बात करते हैं तो जो बोट होती है वो तो आपकी एग्जम्प्ट है ही है, लेकिन जो आपका इनलैंड, जो समंदर के अंदर जो आपका लाइक बॉम्बे से कलकत्ता अगर कोई जहाज जा रहा है तो चेक करो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर वो आपका टूरिस्ट वाला है। अगर वो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर तो उस पर जीएसटी ना लगेगा, क्योंकि वो जरूरत है। और अगर वो टूरिस्ट वाला है, प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एज टूरिज्म पर्पस, तो वहां पे जीएसटी उसका लगा दिया जाता है। उसके बाद जल के बाद थल की बात करते हैं। थल के ऊपर हमारी 2 प्रकार की बात होती है, एक स्टेज कैरेज होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती है। जो मेरी होती है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अगर उसमें एसी है, शूट एट साइट, जीएसटी लगा दीजिए। लेकिन अगर नॉन एसी है तो ठहरिए, अगर नॉन एसी है ठहरिए और चेक कीजिए कि क्या वो आपकी स्पेशल बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर स्पेशल बस है, लाइक टूरिस्ट वाली है या कोई और स्पेशल है, बारात की बस है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी, अगर ऐसी वाली बस है तो वो स्पेशल बस बन जाएगी और उस पर आपका जीएसटी नहीं लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नॉन एसी है, वैसे धक्के खाते जा रहे हो, तो वहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। व्हाट अबाउट स्कूल बस, वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले पॉइंट से ऑलरेडी बाहर जा चुकी है ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी। रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है, मीटर्ड कैब एग्जम्प्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेज कैरेज की बात करते हैं। स्टेज कैरेज जो कि आपकी हर स्टॉप पे रुकती हुई बस जाती है, तो उसमें अगर वो बस आपकी यहां पर एसी बस है फिर तो जीएसटी लगेगा, और अगर नॉन एसी बस है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और स्टेज कैरेज बस बारात में नहीं जा सकती है क्योंकि उसका परमिट अलग प्रकार का होता है।
तो जल थल के बाद हम थल में भी रोड की बात हुई और रेल की बात हुई। अच्छा, चाहे रेल से, अच्छा पीछे अगर बात करूं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में रेल से होगा तब भी आपका जीएसटी लगाया जाएगा माय डियर। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर आकर हम लोग बस के बाद, ये बारात की बस आ गई अपनी, और ये रेडियो टैक्सी आ गई, ये स्कूल बस आ गई, ये सब आपकी। अब बात करते हैं रेल की। रेल में करते हैं भारतीय रेल की बात करते हैं। अगर एसी है ट्रेन, अगर एसी है जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन एसी नहीं है, एसी नहीं है पर फर्स्ट क्लास है, जैसे पहाड़ी एरिया में होती है कि फर्स्ट क्लास की सुविधाएं होती है पर एसी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैसे ही वहां बर्फ पड़ रही होती है। या फिर बॉम्बे के अंदर भी एक ऐसी फर्स्ट क्लास की सुविधाओं वाली ट्रेन होती है जिसमें एसी तो नहीं लेकिन अदरवाइज वो सुपर फास्ट होती है और थोड़ा सा उसमें सुविधाएं भी अच्छी होती हैं, पर एसी नहीं होता है। तो उसको जो फर्स्ट क्लास या एसी है वो तो टैक्सेबल होगी। फर्स्ट क्लास है या एसी है, एसी है या फिर नॉन एसी प्लस फर्स्ट क्लास है। एसी में क्लास जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी है तो क्लास जो मर्जी हो, लेकिन अगर नॉन एसी है तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो आपकी टैक्सेबल रहेगी। अदरवाइज आपकी भारतीय रेल एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। उसके बाद मेट्रो की बात करोगे, ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जीएसटी आपका नहीं लगेगा। मोनोरेल की बात करोगे तो वहां पर भी जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे माय डियर। एंड उसके बाद फिर आपसे अगर हम बात करके चलें ट्राम की, तो उस पर भी जीएसटी नहीं है जो कलकत्ता में दिखाई देती है। जल थल वायु की बात करते हैं। वायु पे आके दो बातें की जाती हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन पर फ्लाइट टेक ऑफ है या वहां से लैंडिंग है तो उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। साथ में जो आरसीएस गवर्नमेंट की स्कीम थी उड़ान नाम की, कि उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत जो गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही थी 700 की, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इतनी बातें हम अपनी कर चुके होते हैं। उसके बाद चर्चा थोड़ी सी और आगे वहां पर बढ़ जाती है, उसी से कनेक्टेड पॉइंट है भाई, यात्रा से ही है भाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा, उसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि एम्बेसी की जो सर्विस है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। एम्बेसी अगर इंडिया से सर्विस लेती है, इंडिया से अगर सर्विस लेती है तो उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन बाद में एम्बेसी को रिफंड मिल जाता है। एम्बेसी अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करती है तो आईजीएसटी के एग्जम्पशन में देखा था, उस पर जीएसटी लगाया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर उस पर जीएसटी लगता तो रिवर्स चार्ज में एम्बेसी को भरना पड़ता, और एम्बेसी तो फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ जाती, तो फिर यूआईएन का लॉजिक भला क्या रह जाता। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर एम्बेसी मतलब नो जीएसटी एट ऑल। उसके बाद में यहां पर गवर्नमेंट की कुछ सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या वीजा ऑन अराइवल की ये लंबी लाइन लगी हुई है। तो जो बाहर से विदेशी आते हैं तो बहुत सारे 60-65 कंट्री ऐसे हैं जिसमें कि सरकार ने बोल रखा है कि आप पहले से वीजा लेकर मत आइए, इंडिया में आ जाओ और एयरपोर्ट पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट के पास में जाती है, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे करके यहां पर हमारी बात हो रही थी बाबूजी। तो ये हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई बात निकल के सामने आ जाती है। जीपीआरएस हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आर पढ़ लिया, जी पढ़ लिया और पी पढ़ लिया, और एस आता है सोशल वेलफेयर की। हम लोग बात करके चलते हैं सोशल वेलफेयर के अंदर। मेरा एक स्लोगन भी बनाया था हमने बनाया था कि कोटा शहर में एनपीओ एंड एनपीओ रन बाय ओल्ड एज पर्सन्स। तो ओल्ड एज पर्सन्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये ओल्ड एज होम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाते हैं, तो इनके संबंध में बताया जा रहा है कि भाई साहब जो भी इनके संबंध में ये बताया जा रहा है कि जो भी यहां पर आपकी हम लोग बात करते हैं लाइक अगर इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनका 25,000, अगर उनका 25,000 पर मंथ पर मेंबर तक की बात करी जा रही है तो वहां पर जीएसटी की चर्चा आपसे बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। 25,000 पर मंथ पर मेंबर की अगर बात कर रही हो तो ठीक है सर जी। उसके बाद में ये है आपकी जो सरकारी राशन की दुकान होती है, जो गल्ले की दुकान होती है, तो इस बंदे को जो राशन बांट रहा है, सरकारी राशन को बांट रहा है आम जनता को, तो इसको जो कमीशन मिलता है सरकार से, उस पर भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। आगे बात कर रहे थे यूनिटी की, बात कर रहे थे कि अगर सर्विसेज दी जाती हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा अपने मेंबर्स को, या फिर एक ऐसी संस्था के द्वारा जो कि एक एग्जेम्प्टेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जहां पर हरि बोल का मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था कि वो आगे एग्जेम्प्टेड सर्विस भागवत गीता का पाठ कर रहे थे, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहे थे, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। आरडब्ल्यू की अगर बात करके चलोगे तो 7,500 तक की बात अगर हो रही है पर मंथ पर मेंबर की, तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मेंबर का मतलब ओनर से था या फ्लैट से था, फ्लैट या अपार्टमेंट से मतलब लिया जाता है,
उस मेंबर का। अगर मान लीजिए मेरे पास में 3 अपार्टमेंट हैं, 3 फ्लैट हैं, तो 3 मेंबर काउंट किए जाएंगे, ना कि 1 मेंबर, ऐसे करके, ठीक है। या फिर मान लीजिए पति पत्नी के नाम पर 1 अपार्टमेंट है, तो मेंबर 2 काउंट होंगे या 1 काउंट होंगे? सब 1 काउंट होगा। तो हमें गिनती करनी है फ्लैट की या अपार्टमेंट की, ना कि ओनर्स की। उसके बाद में फिर हम यहां से और आगे बढ़े तो हमने कहा था कि भाई साहब एक तो ये हो गया, दूसरा कुछ एक हमारे और आते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और आते हैं जो हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ, और वो कहते हैं सामाजिक संगठन है, चाहे वो एजुकेशन का हो, इंडस्ट्री का हो और सोशल वेलफेयर हो, जिनमें की कंट्रीब्यूशन जो आता है वो 1000 पर मंथ पर 1000 पर मेंबर पर ईयर, पर मेंबर और पर ईयर का कंट्रीब्यूशन आता है। तो वहां पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, ऐसा वहां पर बताया जाता है। उसके बाद में दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जीपीआरएस रेंटिंग और कंस्ट्रक्शन, एंड एस का मतलब सोशल वेलफेयर। इतनी हमारी बात हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आता है हमारा निकल के भला क्या, आगे आता है मालिक यहां पर हमारा आगे आता है इसमें BIB की हम लोग बात करके चलते हैं। BIB के अंदर क्या है? बी के अंदर आता है पहला आपका बैंकिंग एक्टिविटी, I फॉर इंश्योरेंस और B फॉर बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं। बैंकिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट आता था, तो मैंने समरी बना रखी है। समरी दिखाऊं कौन सी की बात कर रहा हूं मैं बार बार जिस समरी का जिक्र कर रहा हूं आपसे, ये रही वो समरी, 5 पेज की समरी है ये वाली माय डियर, ये रही समरी आपकी। तो यहां पर पूरी पिक्चराइजेशन है कि किस हेड के अंदर कितनी एक्टिविटीज हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करके चले तो बीच में आपका बैंक है, ये एनपीओ वाला पॉइंट ये रहा अपना, और रन बाई, हाँ, तो बैंकिंग के अंदर हम देख के चलें तो यहां पर बीच में बैंक अपना आ जाता है, और साथ में हमारे जो आते हैं एक तरफ आरबीआई और बीसी और बीएफ हैं रूरल एरिया वाले, और आगे है इंजन कार्ड, इनका मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट, साथ में फॉरेक्स की बात करते हैं, जन का मतलब जनधन खाता, और कार्ड का मतलब कार्ड ट्रांजैक्शन, और एक पॉइंट आपका यहां पर पेंडिंग है। तो इनके लिए हम देखते हैं कि भाई इतने सारे पॉइंट हैं, तो इनके लिए चर्चा कैसे आगे बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि आरबीआई जो भी सर्विस आगे दे रहा है उस पर जीएसटी ना लगेगा। साथ में अगर आरबीआई बाहर से फॉरेक्स संबंधित सर्विसेज लेता भी है इंडिया के बाहर से, तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता। आईजीएसटी के एग्जम्पशन में ये पॉइंट हमने देख रखा है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट, कि अगर आप लोन एडवांस या डिपॉजिट की बात कर रहे हो, लोन एडवांस या डिपॉजिट की बात कर रहे हो जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट के रूप में बनाया जाता है, तो वहां पर भी हम लोग जीएसटी की बात बिल्कुल नहीं करके चलेंगे। साथ में बोलता है फॉरेक्स के संबंध में बात करी जाती है कि फॉरेक्स के लिए जो फ्रंट डेस्क पर ट्रांजैक्शन हो रही हैं एंड यूजर के साथ में, उस पर तो जीएसटी लगेगा, लेकिन बैक एंड पर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक फॉरेक्स डीलर दूसरे फॉरेक्स डीलर से डील कर रहा है, या फिर बैंक से डील कर रहा है, या बैंक से, या डीलर बैंक से डील कर रहा है, तो बैक एंड की जो ट्रांजैक्शन है उन पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जनधन योजना के अंदर जो खाते खुले हुए हैं उनके संबंध में एसएमएस वगैरह के कुछ चार्जेस बैंक लगा देता है, उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। कार्ड ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो वहां पर जो भी आपके प्रोसेसिंग चार्जेस माय डियर होते हैं, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन आपकी 2000 रुपए तक की है, तो उसको प्रोसेस करने के जो 2% के होते हैं, 2% के जो चार्ज होते हैं, उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि आपकी ट्रांजैक्शन जो कार्ड स्वाइप कर रहे हो वो 2000 तक के लिए कर रहे हो। उसके बाद जो आपकी ये बैंकिंग चीजें होती हैं, बैंकिंग जो बिजनेस फैसिलिटेटर या जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपके होते हैं, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट बने हुए हैं, अगर ये रूरल एरिया ब्रांच को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ऐसे करके हमारे बैंकिंग से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट हमने कवर किए। आरबीआई, बीसी, बीएफ, बैंक, जनधन, कार्ड और इंटरेस्ट चार्जेस की हमने बात यहां पर कर ली है। उसके बाद में इंश्योरेंस और पेंशन की हम लोग चर्चा करके चलते हैं। ये आपका बटा हुआ है कई सारे हिस्सों में, ये आपकी मैंने बांट दी। 6 प्रकार की आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन पर कि आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है, जिसमें आती है आपकी कौन कौन सी भला। एक आती है आपकी यहां पर आकर सेबी आती है, आईआरडी नहीं, शुरू से बात करेंगे, ईएसआईसी आती है आपकी, ईएसआईसी, ईपीएफओ और आईआरडीए और सेबी, साथ में सीएमपीएफओ और आपकी जो एक और रहेगी एनपीएस,
है ट्रस्ट, वो 6 आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनकी एक्टिविटी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आपके इंश्योरेंस और पेंशन संबंधी बातें हैं। इंश्योरेंस के अंदर आपके 3 पॉइंट दे रखे थे। पहला पॉइंट था गरीबों के लिए जो जनरल इंश्योरेंस है आपका। दूसरा था जी गरीबों के लिए जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी वहां पर बात करी जाती है। एंड उसके बाद में फिर वो कह रहे थे आगे चलकर कि जहां पर गवर्नमेंट सारा प्रीमियम देती है, जैसे सरकारी एम्प्लॉय हैं उनके लिए, वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। इनका री इंश्योरेंस होगा तो भी जीएसटी की बात नहीं होगी। साथ में जो ग्रुप इंश्योरेंस फंड बने हुए हैं आर्मी वगैरह या कोस्ट गार्ड और सीआरपीएफ के लिए, वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं है। पेंशन की बात करते हैं तो जहां पर एन्युटी प्लान आपके आते हैं, जहां पर माता पिता के लिए आप करवा देते हो, तो उस एन्युटी प्लान के संबंध में भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और पेंशन के बारे में था कि अटल पेंशन या फिर स्टेट की कोई भी पेंशन स्कीम हो, उसके तहत कंट्रीब्यूशन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इतने सारे पॉइंट आपके यहां पर इंश्योरेंस जगत से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को यहां पर हमने देखा है कि जो नेशनल पेंशन आपकी जो स्कीम की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना मालिक, पहले तो गवर्नमेंट बॉडीज को देखते हैं। ये आपकी यहां पर ईएसआईसी की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो बात हो रही है, इस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। एंड 6 गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद जो आपका आईआरडीए है वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं है। जो सेबी है उस पर भी जीएसटी आपका नहीं है। जो कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी गई। और जो भी आपका नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बना हुआ है वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। तो 6 गवर्नमेंट बॉडीज आपकी यहां पर हो जाती है। और उसके बाद गरीबों के हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर भी जीएसटी आपका नहीं है। और उसमें एक और नया जोड़ा गया इस बार पॉइंट, बंगला शस्य जो बीमा योजना, जो वेस्ट बंगाल के जो किसानों के लिए यहां पर ये जोड़ा गया है, इस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। ओके जी। उसके बाद जो गरीबों से जुड़ा हुआ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आम आदमी बीमा योजना, जनशील बीमा योजना, और जिसमें एक और आता है लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट, जिसमें कि मालिक 2 लाख रुपए तक का जो उसमें सम एश्योर्ड होता है, उस पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। ये लाइफ इंश्योरेंस हो जाने के बाद दिखने वाली खुशी है। अटल पेंशन योजना हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कोई भी पेंशन स्कीम हो, उस पर भी हम जीएसटी की चर्चा नहीं करके चलते हैं और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और वो इंश्योरेंस स्कीम, ये सरकारी दफ्तर है मालिक, और वो स्कीम जहां पर की, और वो स्कीम जहां पर ये क्या लिखा नीचे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू गेट 10 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब जो सरकार जहां पर प्रीमियम देती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस हो, जहां पर सरकार प्रीमियम दे रही है, तो भला उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी बात यहां पर इंश्योरेंस जगत के निकल के मालिक आ जाती हैं। और उसके बाद साथ में आपसे ये भी कहा जाता है कि जो हमारे यहां पर था ये नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन की बात करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जो आपकी निकल के आती है, जहां पर ये कुछ एक निश्चित अवधि के बाद पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं पेंशन के रूप में, उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जहां पर हमारे जो जवान हैं उनका जो बीमा करवाया जाता है, उस बीमा के ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये आपका इंश्योरेंस जगत का पॉइंट था माय डियर। तो BIB, आई का मतलब इंश्योरेंस हो गया। आगे आता है एक और बी आपका निकल के आता है जो कि बिजनेस रिलेटेड है। तो बिजनेस रिलेटेड के लिए हमारी समरी क्या बोलती है, ये एक छोटी सी कहानी बनाई थी कि बिजनेस का आइडिया नहीं मिल रहा था, बिजनेस आइडिया लेने के लिए जर्मनी जाते हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां से आइडिया मिला, और आइडिया जब मिला तो हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की वहां पर बात करी गई और उसी का बिजनेस यहां पर करना शुरू किया। एज स्टार्टअप शुरुआत कर दी गई, लेकिन एक दिन जैसे टोल क्रॉस किया था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद एक लीगल केस साथ में लग जाता है और उससे चलता हुआ अच्छा खासा बिजनेस बेचना पड़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका यहां पर बिजनेस को बेचना। कौन कौन से पॉइंट आगे, बिजनेस एग्जीबिशन। पहला पॉइंट आता है बिजनेस एग्जीबिशन का। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। तीसरा आएगा यहां पर आपका स्टार्टअप का। चौथा आएगा टोल का। उसके बाद लीगल केस, और उसके बाद गोइंग कंसर्न जैसी बात हम अपनी यहां पे करके चलेंगे बाबूजी।
ठीक है सर जी, तो मैं आपके पॉइंट वन बाय वन निकालता हूं। तो सबसे पहले बिजनेस एग्जीबिशन का पॉइंट आपके सामने यहां पर आना चाहिए। तो बिजनेस एग्जीबिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आ गई आपके यहां पर बिजनेस एग्जीबिशन। ऐसे करके जर्मनी के अंदर बिजनेस एग्जीबिशन की जा रही है। तो हमें मान लीजिए इंडियन फुटवेयर एसोसिएशन और वहां पर जर्मनी में जा रही है अपने फुटवेयर को, ये फुटवेयर की ही एग्जीबिशन है, वहां पर जा रही है। तो उसको प्रमोट करने के लिए अगर जा रही है तो इसके ऊपर जीएसटी की बातें हम नहीं करके चलेंगे। नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। जो भी वहां पर खर्चा पानी हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है और ये आपकी यहां पर जरूरत आ जाती है। उसके बाद में आगे जो बोलते हैं अगले पॉइंट के अंदर, एग्जीबिशन के बाद में क्या था कि वहां से एक आइडिया मिला था और आइडिया हमने जो लिया था उसके मुताबिक हम लोगों ने जो काम धंधा शुरू किया था वो था जी हायरिंग का माय डियर काम शुरू कर दिया था हम लोगों ने कि बस ट्रक वगैरह जो भी है ये सब अपने किराए पर देने शुरू करने चाहिए। तो इस प्रकार का जो हायरिंग का बिजनेस किया तो वहां पर ये बताता है कि जो हायरिंग का बिजनेस है जिसके अंदर कि आप मान लीजिए कोई बस या मिनी बस आप दे रहे हो किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। किसको दे रहे हो? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक बस आपको दिखाई दे रही है, अगर इलेक्ट्रिक बस दी जाती है नगर पालिका को, म्युनिसिपैलिटी को दी जाती है, लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। एंड उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ के बोलते हैं मालिक भला क्या आगे बढ़ के ये बोलते हैं बाबूजी कि अगर मान लीजिए आप कोई ट्रक वगैरह दे रहे हो, और किसको दे रहे हो साहिब? वो दे रहे हो आप दे रहे हो उसे किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किराए पर, उस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी। और बताओ सर आगे की बात। और अगर आप दे रहे हो एक ऐसे ट्रांसपोर्टर को बस वगैरह किराए पर दे रहे हो जिसका काम है आगे स्कूल्स को सर्व करना, उन स्कूल्स को जो आगे बच्चों को सर्व करते हैं और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, तो वैसे मामले में हम इस प्रकार की बात करके चलते हैं। तो ये थी आपके हायरिंग की बात यहां पर हो रही थी। और यहां पर इन्होंने काम किया था एज एन स्टार्टअप के रूप में, इन्होंने मालिक यहां पर काम करना शुरू किया था। जब मैं स्टार्टअप की बात करके चलता हूं तो बात मेरी कुछ ऐसे निकल के आ जाती है। ये होते हैं आपके स्टार्टअप जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है, ऐसे ही जो R&D सेंटर है वो स्टार्टअप्स को सेते हैं, उनको ऑप्टिमम केयर देते हैं। तो वहां पर रहकर एक स्टार्टअप, एक चूजा जो अपनी सर्विसेज आगे दे रहा है, 3 साल तक को एग्जम्पशन दी जाएगी। 3 साल तक जीएसटी की बात नहीं करेंगे, बशर्ते कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर आपका 50 लाख तक सीमित है तो करंट ईयर के अंदर हम आपको 50 लाख तक की एग्जम्पशन दे देंगे। करंट ईयर में 50 लाख तक की एग्जम्पशन मिलेगी, बशर्ते कि पिछले साल में आपका 50 लाख तक सीमित हो, और ये काम घटनाक्रम चलेगा मात्र 3 साल तक। साथ में जो भी बायो अगर इनक्यूब बेटर जो R&D सेंटर है इससे कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं तो उन पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद चर्चा हमारी और आगे बढ़ती है, और जब और आगे बढ़ते हैं तो टोल के बाद कहानी में हमारा क्या, स्टार्टअप के बाद क्या आया था? टोल। एक दिन टोल से गाड़ी हमारी गुजर रही थी तो वहां पर चर्चा आ गई थी कि जो भी हमारी टोल की हम बात करके चलते हैं यहां पर आकर माय डियर, तो टोल जो भी लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसके ऊपर अदरवाइज टैक्स भी लगाया जाता है, लेकिन इस पर इसी कारण से जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। एन्युटी के रूप में है तो भी हम लोग जीएसटी की बात नहीं करके चलते हैं, ऐसा वहां पर आपके लिए बताया जाता है। ठीक बात सर जी। टोल के बाद फिर क्या हुआ था सर जी? सर टोल के बाद फिर आया था नंबर वहां पर कि वो एक एक्सीडेंट हो गया था और वहां पर क्या नाम है, केस लग गया था। केस का मतलब हो गया कि लीगल सर्विस की हम लोग बात करने वाले हैं। जब लीगल सर्विस की बात करी जाती है साहब तो वहां पर यह बताया जाता है और कहा जाता है कि साहब देखो बात ऐसी है, भला कैसी बात है? बात ऐसी है कि वहां पर जो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है या वकील साहब है, जूनियर हो या सीनियर हो या लॉ फर्म है, अगर वो अपनी सर्विसेज देते हैं किसको? एक नॉन बिजनेस एंटिटी को, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। या गरीब बिजनेस एंटिटी को देते हैं, गरीब का मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो आपका 10 लाख 20 लाख या 40 लाख तक सीमित रहा हो, उसको देते हैं तो जीएसटी वहां पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके उन्होंने अपनी बात कर रखी है। साथ में अगर वकील दूसरे वकील को सर्विस देते हैं तो भी जीएसटी की चर्चा नहीं होती है। लीगल सर्विसेज के बाद में अगला नंबर भला कौन सा निकल के आता है सर जी?
लीगल सर्विस के बाद अगला नंबर जो आ रहा था आपका वो था जी कि चालू बिजनेस को हमें बेचना पड़ गया। मुकदमेबाजी के अंदर इतना हो गया कि चालू बिजनेस को हमें बेचना पड़ जाता है। गोइंग कंसर्न की सेल करनी पड़ जाती है। तो वहां पर यह बताया गया कि गोइंग कंसर्न की सेल करना, चालू बिजनेस को बेचना एक प्रकार की सर्विस होती है और सर्विस तो है लेकिन इसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके यहां पर चर्चा आप ही कर ली जाती है। उसके बाद फिर हमारे यहां पर कुछ एक सर्कुलर्स हमें देखने के लिए मिले। लीगल सर्विसेज के बाद में कथा तो हमारी समाप्त हो गई थी लेकिन हमें कुछ सर्कुलर्स भी देखने पड़े। सर्कुलर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया कि जहां पर सर्टिफिकेट, एक बैंक दूसरे बैंक को सर्टिफिकेट देता है, मतलब कि जहां पर एक दूसरे की जो शॉर्टफॉल था, पीएल्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो शॉर्टफॉल होता है उसको पूरा करने के लिए जो पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का ई कुबेर पोर्टल के थ्रू जो लेन देन होता है, ये ट्रांजैक्शन एक गुड्स की मानी जाती है और आरसीएम में 12% से इस पर जीएसटी लगाया जाता है। अगला पॉइंट था आपका कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, जहां पर गवर्नमेंट ड्रिल करने के लिए किसी कंपनी को लाइक ओएनजीसी वगैरह को ये काम देती है कि आप यहां पे ड्रिल कीजिएगा और जो भी यहां पे कॉस्ट इनकर करेंगे आप ही करेंगे, सेल प्रोसीड्स भी आप ही के पास में आएगी। अपनी कॉस्ट काटने के बाद में जो भी आएगा उसमें से आप हमें शेयर दे दीजिएगा। वो जो शेयर आप देंगे वो एक प्रकार से कंसीडरेशन होगा क्योंकि हमने आपको, गवर्नमेंट ने इनको राइट दिया ड्रिल करने का और इसके बदले ये कंसीडरेशन दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाएगा। प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम या कॉस्ट पेट्रोलियम के नाम से भी उसको जानते हैं। तो प्रॉफिट पेट्रोलियम या कॉस्ट पेट्रोलियम हो, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ड्यूटी फ्री शॉप से, जो कि इमिग्रेशन काउंटर के बियॉन्ड में होती है, वहां से अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट सामान लेकर जा रहा है, जीएसटी की बात बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। ज्वाइंट वेंचर, अगर इसके जो मेंबर्स है कैश कॉल्स लेकर आ रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता है माय डियर। लेकिन अगर वो यहां पर ये बोलें कि वो ज्वाइंट वेंचर अपने मेंबर को या मेंबर अपने इस ज्वाइंट वेंचर को कुछ एक सर्विसेज अलग से दे रहे हैं, तो उस पर जीएसटी निश्चित तौर पे लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमारे टेनेंसी एग्रीमेंट की यहां पर बात करी गई और उसके अंदर यह बताया गया कि जो भी हमारे टेनेंसी एग्रीमेंट होते हैं, जहां पर टेनेंसी प्रीमियम यानी पगड़ी अमाउंट निकल के आता है, तो वो एक प्रकार का एडवांस रेंट होता है और उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है तो जीएसटी ना लगेगा, अदरवाइज के लिए तो उस पर भी नॉर्मल तरीके से जीएसटी लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार से आपका ये बड़ा सा चैप्टर लगभग 1 घंटे के अंदर माय डियर यहां पर कंप्लीटली रिवाइज हो गया है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर टनाटन तरीके से। चैप्टर हुआ खत्म और अब करेंगे क्वेश्चन आंसर माय डियर। लेकिन उससे पहले क्या आप ब्रेक लेना पसंद करेंगे? यस सर, तो ठीक है मालिक, चलिए देते हैं आपको ब्रेक और राधा रानी की कृपा तो आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। ब्रेक के बाद कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है।